मैं इस उपन्यास का मूल लेखक नहीं हूँ। मैं बस इस उपन्यास की व्याख्या कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 151 छद्मवेश 2। लिन जेयू ने टॉक्सिकोलॉजी कोडेक्स की अपनी हस्तलिखित प्रति सौंप दी। उन्होंने भविष्य में मुख्य रूप से मार्शल साधना पर ध्यान केंद्रित करने और जहरीली कलाओं का अध्ययन केवल इतना ही करने की योजना बनाई थी जिससे जहरों को पहचानने की उनकी क्षमता बढ़ सके और घात लगाकर किए जाने वाले हमलों से बचाव हो सके। जहां तक एक संप्रदाय की स्थापना करने या टॉक्सिकोलॉजी कोडेक्स को आगे बढ़ाने के लिए एक बल बनाने की बात थी, उनके पास उसके लिए ऊर्जा नहीं थी। हान मो ने टॉक्सिकोलॉजी कोडेक्स लिया और उसके पन्ने पलटने लगे। उनकी आंखें चमक उठी और उनका चेहरा विस्मय और झटके से भर गया। एक खजाना। टॉक्सिकोलॉजी कोडेक्स अत्यंत कीमती था। इसमें निहित ज्ञान 1 दर्जन से अधिक पीढ़ियों के परिश्रम का प्रतिनिधित्व करता था और इसका मूल्य बहुत अधिक था। उफ, ये बहुत मूल्यवान है। इतनी कीमती चीज। मैं हान मो ने एक लंबी सांस ली, अपनी इच्छा को दबाया और मना करना शुरू कर दिया। वे ईमानदार और सरल थे और उन्होंने कभी भी अपने कनिष्ठ भाई से लाभ उठाने का विचार नहीं किया था। 10,000 ट्रूप स्टेप्स और ब्लड पिल मूल रूप से असली पैसे से खरीदी गई थी। कृपया मना न करें सीनियर भाई। मैंने उस बुजुर्ग से वादा किया था कि मैं टॉक्सिकोलॉजी कोडेक्स को विरासत में देने के लिए एक उत्तराधिकारी का चयन करूंगा। चूंकि इसे आगे बढ़ाया जाना ही है, तो ये किसी करीबी और भरोसेमंद व्यक्ति के पास जाना चाहिए, लाभ बाहर वालों तक नहीं पहुंचना चाहिए। तियांशु और तियानमिन का इसे सीखना एक छोटी सी कृपा होगी जो मुझे किसी और को ढूंढने की परेशानी से बचा लेगी। अन्यथा मुझे किसी व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव और योग्यता का परीक्षण करना होगा, जो बहुत कष्टदायक है। लिन जेयू ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप सहमत हैं, तो मैं टॉक्सिकोलॉजी कोडेक्स आपको सौंप दूंगा। माता पिता का स्वभाव ही उनके बच्चों के स्वभाव को आकार देता है। सीनियर भाई हान मो के माता पिता और उनकी पत्नी सभी दयालु और नेक लोग थे, और उन्होंने जिन बच्चों का पालन पोषण किया, उनमें भी वही गुण थे। यही कारण था कि लिन जेयू ने इस विरासत को हान मो के बेटे को सौंपने का फैसला किया। ठीक है फिर। तियांशु का स्वभाव थोड़ा लापरवाह और अपने कार्यों में आवेगी है, इसीलिए मैंने उसके लिए सिटी गार्ड के भीतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की। दूसरी ओर तियानमिन मुझ पर गया है। हालांकि मार्शल आर्ट के लिए उसकी योग्यता असाधारण नहीं है, लेकिन वह ईमानदार और स्थिर है। आप टॉक्सिकोलॉजी कोडेक्स उसे सौंप सकते हैं, हान मो ने कुछ पल विचार करने के बाद कहा। वे अपने कनिष्ठ भाई के स्वभाव को समझते थे। यदि लिन जेयू ने पहले ही इतना कह दिया था, तो फिर से मना करना केवल स्थिति को अजीब बनाता। कनिष्ठ भाई, ये टॉक्सिकोलॉजी कोडेक्स बहुत कीमती है। इसे पारिवारिक विरासत के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर भी मैं इसे मुफ्त में नहीं ले सकता। असहज महसूस करते हुए हान मो बदले में कुछ चांदी देना चाहते थे। सीनियर भाई, आप बहुत विनम्र हो रहे हैं। आप वास्तव में मेरी मदद कर रहे हैं। मैंने उस बुजुर्ग से कोडेक्स की विरासत सुनिश्चित करने का वादा किया था। तियानमिन को इसका अध्ययन करने की अनुमति देकर आपने मुझे किसी अन्य उम्मीदवार को खोजने की परेशानी से बचा लिया है। लिन जेयू ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार को अलविदा कहें, मैं बाफांग शहर में आपका इंतजार करूंगा। सीनियर भाई, वहां कोई जल्दबाजी वाला कदम मत उठाएगा। आपके माता पिता, पत्नी और बच्चे अभी भी आपकी सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि सही गलत समझ सकूं। तुम्हें अपनी चिंता ज्यादा करनी चाहिए, हान मो ने ठहाके के साथ कहा। इस निकासी में बहुत से लोग शामिल थे। फेहो गैन के साथ बाफांग शहर जाने के इच्छुक सभी लोगों के परिवार इसका हिस्सा थे। कुल संख्या लगभग 2000 थी, जो एक भव्य और प्रभावशाली जुलूस था। लिन जेयू ने भीड़ को स्कैन किया, कई परिचित चेहरों को पहचाना और जिया यनयोग तथा अन्य लोगों की ओर चल दिए। लॉर्ड क्यू, आपकी चोट कैसी है? लिन जेयू ने क्यू गाओक्सुआन से पूछा। इस बार क्यू गाओक्सुआन, जिया यनयोग और कई अन्य लोग जिन्हें लिन जेयू जानते थे, सभी सुरक्षा दल का हिस्सा थे। वास्तव में फेहो गैन के लगभग 450 सदस्य उनके बीच थे। सोनगई शहर की रक्षा के लिए केवल कुछ शीर्ष विशेषज्ञ और स्वयंसेवक पीछे रह गए थे। हालांकि बहुत कम लोगों को विश्वास था कि सोनगई शहर की रक्षा की जा सकती है, फिर भी उन्हें किसी अप्रत्याशित जीत की स्थिति के लिए तैयारी करनी थी। जो लोग पीछे रह गए थे, वे अंतिम क्षण तक मोर्चा संभालेंगे और सारी उम्मीदें खो जाने के बाद ही पीछे हटेंगे। ये लगभग ठीक हो गया है। वैसे मुझे लॉर्ड क्यू बुलाने की जरूरत नहीं है, बस मेरा नाम लो, क्यू गाओक्सुआन ने भावहीन होकर कहा।
वह आदमी हमेशा गंभीर रहता था, इसलिए लिन जेयू ने बुरा नहीं माना। तो फिर मैं आपको भाई क्यों बुलाऊंगा? इस यात्रा के दौरान मैं आपकी मदद पर भरोसा करूंगा, लिन जेयू ने मुस्कान के साथ कहा। शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ महीने पहले तुम पहले से ही बोन फोजिन रियलिम के शिखर पर पहुंच चुके थे। तुम अब तक ऑर्गन फोजिन रियलिम तक भी पहुंच चुके होगे। तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा के साथ तुम्हारी युद्ध क्षमता निश्चित रूप से मुझसे आगे निकल चुकी होगी। बल्कि मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए, क्यू गाओक्सुआन ने शांति से उत्तर दिया। लिन जेयू ने उनसे थोड़ी देर बात की लेकिन बातचीत जारी नहीं रखी। क्यू गाओक्सुआन एक अंतर्मुखी व्यक्ति थे जो बिना किसी भाव के बात करते थे। हालांकि लिन जेयू को इसकी आदत थी, फिर भी इससे बात करने की इच्छा खत्म हो जाती थी। लिन जेयू ने चारों ओर चक्कर लगाया और देखा कि जिया यनयोग और अन्य लोग सामान ढोने में व्यस्त थे। उनके परिवार भी इस बार जा रहे थे और हर तरह का बहुत सारा सामान था। जल्द ही समूह को व्यवस्थित किया गया, हर कोई अपने निर्धारित स्थानों पर लौट आया और वे प्रस्थान के लिए तैयार हो गए। सीनियर भाई, अपना ख्याल रखना। हम फिर से बाफान शहर में मिलेंगे, लिन जेयू ने गंभीरता से कहा। ख्याल रखना। हान मो ने सिर हिलाया, उनकी नजरें अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता को देखते हुए अनिच्छा से भरी थी। दुर्भाग्य से सिटी गार्ड के सदस्य होने के नाते वे अपने परिवार के साथ नहीं जा सकते थे। हान मो की भावुक नजर और उनके परिवार की भारी विदाई के बीच काफिले ने बाफांग शहर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। 2000 लोगों का काफिला एक प्रभावशाली नजारा था। इस बार उनके बीच कई शक्तिशाली व्यक्ति थे। कम से कम 8 ब्लड क्यूई रियलिम विशेषज्ञ थे, जिनमें 2 ऐसे थे जो तीसरे रूपांतरण तक पहुंच चुके थे। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। पहिए आधिकारिक सड़क पर लुढ़क रहे थे, बजरी और टहनियों से टकराकर चरचरा रहे थे। लिन जेयू काफिले के साथ घोड़े पर सवार थे, जिसमें मुख्य रूप से बैलगाड़ियां शामिल थीं। इस युग में घोड़े महंगे थे। केवल बोन फोजिन रियलिम से ऊपर के कुछ विशेषज्ञ ही उन पर सवार थे, जबकि साधारण परिवार बैलगाड़ियों में यात्रा कर रहे थे। चाचा, माँ ने मुझे आपके लिए कुछ पानी और मिठाइयाँ देने के लिए कहा है। नन्हा तियानशुन बैलगाड़ी से बाहर निकला और हंसते हुए पानी की थैली थमा दी। शुरुआती विदाई के दौरान दुख के एक संक्षिप्त पल को छोड़कर यात्रा के उत्साह ने जल्द ही सब कुछ संभाल लिया। हान तियानशुन के लिए सब कुछ नया था। जब भी सड़क उबाऊ हो जाती तो लिन जेयू के साथ घोड़े पर सवारी करना और नज़ारों का आनंद लेना उसकी पसंदीदा चीज थी। धन्यवाद भाभी, लिन जेयू ने उस कोमल चेहरे वाली महिला की ओर मुस्कुराते हुए कहा, जिसने गाड़ी से अपना सिर बाहर निकाला था और उन्हें धन्यवाद दिया था। सोनगई शहर छोड़े हुए 4 दिन हो गए थे और उन्हें रास्ते में किसी भी डाकू या घात का सामना नहीं करना पड़ा था। थोड़े से ऊब के अलावा कुछ भी असामान्य नहीं हुआ था। इतने सारे ब्लड क्यूई रियलिम योद्धाओं वाला काफिला बहुत ही शक्तिशाली था, इसलिए साधारण डाकुओं की हिम्मत नहीं होती थी। जैसे ही शाम हुई, समूह एक समतल मैदान पर रुक गया। रात में यात्रा करना असुरक्षित था, इसलिए उन्हें विश्राम करना पड़ा। लॉर्ड लिन, आइए हमारे साथ कुछ भुना हुआ मांस खाइए। इसकी खुशबू कमाल की है। जिया यनयोग ने लिन जेयू को पुकारा। उन्होंने अभी अभी एक बड़ा जंगली सुअर मारा था, जो कई लोगों का पेट भरने के लिए पर्याप्त था। रात का पहरा सुस्त और नीरस होता था। पहरेदारी शुरू करने से पहले वे आमतौर पर जानवरों का शिकार करने के लिए इधर उधर घूमते थे ताकि बाद में उन्हें भून सकें और इस तरह लंबी रात गुजार सकें। जरूरत नहीं है, आप सब आगे बढ़ें और खाएं। वह छोटा वाला वैसे भी सबके लिए पर्याप्त नहीं होगा। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगा और आपके लिए एक बड़ा शिकार लेकर आऊंगा, लिन जेयू ने मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, तो हम आप पर भरोसा करेंगे, जी जियांग ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। समूह अलाव के चारों ओर बैठ गया, लपटें चटक रही थी और भुने हुए मांस की खुशबू हवा में भर गई थी। इस बीच लिन जेयू ने अपनी तलवार उठाई और चुपचाप जंगल में चले गए। दूसरे लोग हैरान नहीं थे क्योंकि उन्हें इसकी आदत हो गई थी। जब भी लिन जेयू की पहरेदारी की बारी आती, वे अक्सर कुछ समय के लिए गायब हो जाते और एक बड़ा जानवर लेकर लौटते। घने जंगल के अंदर पहुंचने के बाद लिन जेयू ने अपने आसपास के वातावरण का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। जब उन्होंने पुष्टि की कि आसपास कोई नहीं है, तो उन्होंने अचानक अपनी रक्त क्यूई छोड़ दी और उनका शरीर तीर की तरह आगे बढ़ा। उनकी छाया अंधेरे में तेजी से चमकी। लिन जेयू जंगल में दौड़ते रहे क्योंकि उनके भीतर रक्त क्यूई हिंसक रूप से उमड़ रही थी। जल्द ही 2 घंटे से अधिक समय बीत गया।
वे 2 मीटर से अधिक लंबे जानवर को लेकर जंगल से बाहर आए, उनके कपड़े पसीने से लथपथ थे और उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी। शानदार, लॉर्ड लिन। ये देखकर जिया यनयोग और अन्य लोगों ने प्रशंसा में अपने अंगूठे उठाए। इसे साफ करके भून लो। कृपया मेरे लिए एक हिस्सा बचा कर रखना। मैं थोड़ा प्रशिक्षण लेने के बाद खाने आऊंगा, लिन जेयू ने उनसे कहा। सड़क पर 4 दिनों के बाद लिन जेयू का सार, क्यूई और आत्मा एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गए थे। उन्होंने जानबूझकर आज रात की पहरेदारी चुनी थी ताकि वे रात भर प्रशिक्षण ले सकें, अपने शरीर को उसकी सीमाओं तक धकेल सकें और ओरिजिन फोर्स प्राप्त कर सकें। इससे पहले जंगल में प्रवेश करते समय उन्होंने न केवल अपनी सारी रक्त क्यूई खत्म कर दी थी, बल्कि वापस बाहर आने से पहले 2 घंटे से अधिक समय तक साधना भी की थी। अब उन्हें बस तब तक प्रशिक्षण जारी रखना था जब तक कि वे अपनी सीमाओं को तोड़ न दें। उन्होंने पहले ही इलाके की टोह ले ली थी। कई किलोमीटर के आसपास का इलाका सुरक्षित था, डाकुओं का कोई निशान नहीं था, इसलिए रात में डरने की कोई बात नहीं थी। खुद को चुनौती देने के लिए यह एकदम सही माहौल था। दूसरों को परेशान करने से बचने के लिए लिन जेयू एक खाली जगह पर चले गए और बार्बरिक ऑक्स फिस्ट का अभ्यास शुरू कर दिया। केवल बार्बरिक ऑक्स फिस्ट का प्रशिक्षण लेने का मतलब था कि उनकी सफलता धीमी आएगी, लेकिन अपनी आश्चर्यजनक गति तकनीकों को प्रकट करने से बचने के लिए धीमी गति स्वीकार्य थी। आखिरकार पहरेदारी के लिए उनके पास पूरी रात थी, समय की उनके पास कोई कमी नहीं थी। अध्याय 152, बाफांग शहर 1। रसल रसल रसल। पत्तियों की सरसराहट। घने जंगल में हल्की हवा चली, जिससे पत्तों की सरसराहट का एक शोर गूंज उठा। चांदी जैसी चांदनी के नीचे फेहोंग गैंग के सदस्य पहरा दे रहे थे, अपनी ठंडी तलवारों को मजबूती से थामे हुए उनकी सतर्क आंखें आसपास के माहौल को टटोल रही थी। वहीं पास में लिन जेयू बिना थके जंगल के बीच बार्बरिक ऑक्स फिस्ट का अभ्यास कर रहे थे। उनका हर घूंसा हवा को चीर रहा था, जिससे हल्की सीटी जैसी आवाजें निकल रही थी। इतनी प्रतिभा और फिर भी इतनी मेहनत। लॉर्ड लिन वास्तव में हम जैसे साधारण लोगों के जीवित रहने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते। जिया यनयोग ने जंगल के बीच लगातार प्रशिक्षण ले रही उस आकृति को देखते हुए आह भरी। वे लिन जेयू के करीब थे और अच्छी तरह जानते थे कि वे वास्तव में कितने परिश्रमी थे। लॉर्ड लिन की यह मुक्का मारने की तकनीक दुर्जेय दिखती है। लॉर्ड क्यू, आप क्या सोचते हैं? जी जियांग ने क्यू गाओक्सुआन की ओर देखते हुए उत्सुकता से पूछा। उनमें क्यू गाओक्सुआन सबसे मजबूत थे, इसलिए वे उन बारीकियों को समझ सकते थे जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते थे। क्यू गाओक्सुआन ने अपना सिर हिलाया और भावहीन होकर कहा, यह शक्तिशाली है। मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। कुछ देर देखने के बाद वे खुद को रोक नहीं पाए और अपनी लंबी तलवार निकालकर एक खुली जगह ढूंढकर अपना अभ्यास शुरू कर दिया। अभी कुछ समय पहले तक भाई लिन अपनी जान बचाकर भागने वाले एक कहानीकार थे। ये विश्वास करना कठिन है कि 1 साल से भी कम समय में वे इतने मजबूत हो गए हैं, निन हुई ने गहरी भावना के साथ कहा। लोगों के बीच का अंतर कभी कभी इंसान और कुत्ते के बीच के अंतर से भी बड़ा हो सकता है। थोड़ी ही दूरी पर जू यंगहाओ और रेन जी आलस से एक बैलगाड़ी के सहारे टिके हुए थे और उत्सुक आंखों से लिन जेयू को जंगल में प्रशिक्षण लेते देख रहे थे। इस युवक की प्रतिभा और दृढ़ता उल्लेखनीय है। आपके जू परिवार ने वास्तव में एक रत्न ढूंढ निकाला है, रेन जी ने मुस्कान के साथ कहा। मैं इतना निश्चित नहीं हूं। वे इसे दिखाते नहीं होंगे, लेकिन लिन जेयू की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। मैं उन्हें देख रहा हूं। उनकी ताकत कम से कम ऑर्गन फोर्जिंग रियलम के स्तर पर है। 1 साल के भीतर वहां पहुंचना अविश्वसनीय है। ऐसी प्रतिभा और योग्यता के साथ वे सेंट्रल प्लेन्स में भी उच्च श्रेणी के जीनियसों में गिने जाएंगे। यदि वे वहां जाते हैं तो उनकी भविष्य की उपलब्धियां असीम होंगी। मुझे लगता है कि यह युवक अंततः सेंट्रल प्लेन्स जाने का ही चुनाव करेगा। आखिरकार असली योद्धाओं की जगह वही है, जू यंगहाओ ने जवाब दिया। सच है, यहाँ का तालाब बहुत छोटा है, रेन जी ने उदासी से कहा। अगर मेरी प्रतिभा इतनी औसत न होती तो मैं भी इसे खुद जाकर देखना चाहता। फूश फूश। लिन जेयू के मुंह के आगे की ओर प्रहार कर रहे थे, जिससे हवा के झोंके पैदा हो रहे थे जो शोर मचाते हुए गुजर रहे थे। थोड़ा भुना हुआ मांस खाने और संक्षिप्त विश्राम के बाद उन्होंने प्रशिक्षण का एक और दौर शुरू किया। लिन जेयू के युद्ध अभ्यास की लयबद्ध आवाजों के अलावा घना जंगल शांत था। काफिले के अधिकांश साधारण यात्री पहले ही सो चुके थे। केवल कुछ ही लोग, जिन्हें सड़क की आदत नहीं थी, जाग रहे थे।
वे अलाव के आसपास इकट्ठा थे और समय बिताने के लिए बातें कर रहे थे, मांस भून रहे थे या छोटे मोटे खेल खेल रहे थे। 9 घंटे से अधिक समय के बाद जब भोर होने लगी, लिन जेयू ने आखिरकार अपनी सीमा को पार कर लिया। स्वर्ग परिश्रम का फल देता है। नाम लिन जेयू। ओरिजिन फोर्स 1। कौशल गोल्डन गूज तकनीक 9वां चरण 1%। कछुआ श्वास ग्रैंड विधि 3रा चरण 26%। उन्होंने अपनी चेतना के भीतर के डेटा को देखा और खुद से बुदबुदाए, आखिरकार सफलता मिली। बिना किसी रोक टोक के प्रशिक्षण न कर पाना परेशानी भरा है, इसमें बहुत अधिक समय लगता है। उन्होंने तुरंत आगे बढ़ने के लिए अपनी ओरिजिन फोर्स का उपयोग नहीं किया। काफिले के भीतर कई ब्लड क्यूई रियलम के मार्शल आर्टिस्ट थे। यदि वे आगे बढ़ने के लिए ओरिजिन फोर्स का उपयोग करते और अपने शरीर को पूरी तरह से ठीक कर लेते, तो ये बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करता। यहाँ तक कि कछुआ श्वास ग्रैंड विधि भी केवल उनकी ताकत को छिपा सकती थी, उनके शरीर को थका हुआ दिखने से नहीं रोक सकती थी। मैं बाफांग शहर पहुंचने तक इंतजार करूंगा और फिर एक साथ आगे बढ़ूंगा। विश्राम करने और थोड़ी ताकत वापस पाने के बाद वे लड़खड़ाते हुए काफिले की ओर वापस चले गए। फेहो गैंग के दूसरे समूह में कई शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट थे। यदि उन पर घात लगाकर हमला भी किया जाता, तो लिन जेयू के पास अपनी ओरिजिन फोर्स के साथ जल्दी से ठीक होने के लिए पर्याप्त समय होता। जिया यनयोग और अन्य लोगों ने थके हुए लिन जेयू को लौटते देखा, उनकी आंखें सम्मान और आश्चर्य से भरी थीं। लॉर्ड लिन, आपकी दृढ़ता अविश्वसनीय है। जी जियांग चिल्लाए बिना नहीं रह सके। उन्होंने रात पहरेदारी में बिताई थी, ज्यादातर खाली बैठे रहे, आकाश को ताकते रहे या जागते रहने के लिए बातें करते रहे। लेकिन लिन जेयू लगातार 9 घंटे से प्रशिक्षण ले रहे थे। ऐसी दृढ़ता डरावनी हद तक मजबूत थी। तुम तीनों के पास अच्छी प्राकृतिक प्रतिभा है। अगर तुम भी मेरी तरह मेहनती बन सको, तो अच्छी संभावना है कि तुम ऑर्गन फोर्जिंग रियलिम के शिखर तक पहुंच जाओगे। लिन जेयू ने जिया यनयोग और अन्य लोगों पर नजर डालते हुए घोषणा की। मुझसे नहीं होगा। जी जियांग, निंद हुई, तुम दोनों कोशिश कर सकते हो। जिया यनयोग ने जोर से अपना सिर हिलाया। लिन जेयू की तरह पागलों की तरह प्रशिक्षण लेने की कल्पना मात्र से ही उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं भी नहीं कर सकता। अपनी प्रतिभा के साथ, मुझे लगता है कि बोन फोर्जिंग रियलिम के शिखर तक पहुंचना ही मेरी सीमा है। मेरा भी यही हाल है। जी जियांग और निंद हुई एक साथ बोले। यदि उन्हें लिन जेयू की तरह हर दिन पागलों की तरह प्रशिक्षण लेना पड़े, तपस्वियों की तरह जीना पड़े, तो जीवन का अर्थ ही क्या रह जाएगा? क्या मार्शल प्रशिक्षण जीवन को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए नहीं था? जिया यनयोग और अन्य लोगों को लगा कि उनकी वर्तमान ताकत पर्याप्त है, हालांकि और मजबूत होना निश्चित रूप से अच्छा होता। फिर भी वे खुद को अच्छी तरह जानते थे। उनकी प्रतिभा के साथ, वे अभी जिस ताकत पर थे, वही उनकी अंतिम सीमा के करीब थी। हर किसी की अपनी आकांक्षाएं होती हैं। जैसा चाहो वैसा करो, लिन जेयू ने मुस्कान के साथ कहा। वे पास की एक बैलगाड़ी की ओर चले, उसके किनारे बैठ गए और आराम करने के लिए पीछे झुक गए। लॉर्ड लिन, ये रहा वह औषधीय काढ़ा जो आपने मांगा था। मैंने इसे आपके लिए पानी की थैली में भर दिया है। और ये कल रात का भुना हुआ मांस है। मैंने इसे अभी गर्म किया है। देखिए स्वाद आपकी पसंद का है या नहीं। एक युवा अधीनस्थ सम्मानपूर्वक पास आया, उसके हाथों में पानी की थैली और भुने हुए मांस का एक टुकड़ा था। रात भर लिन जेयू को प्रशिक्षण लेते देखकर वे उनकी सहनशक्ति के प्रति प्रशंसा से भरे हुए थे। धन्यवाद। लिन जेयू ने थैली ली, लकड़ी का ढक्कन खोला और औषधीय सुगंध की एक लहर बाहर निकली। उन्होंने काढ़े की एक चुस्की ली, गले से नीचे पेट तक जाती एक गर्म लहर को महसूस किया। मांस खत्म करने और काढ़े के कुछ और घूंट पीने के बाद वे पालथी मारकर बैठ गए और अपनी ताकत बहाल करने के लिए अपनी श्वास तकनीक का संचालन करने लगे। समय बीतता गया और आकाश धीरे धीरे साफ होने लगा। बैलगाड़ी से 2 युवक नीचे उतरे। उन्होंने लिन जेयू को देखा, उनकी आंखों में सम्मान झलक रहा था। वे कल रात सो नहीं पाए थे और उन्होंने उन्हें पूरे 9 घंटे तक प्रशिक्षण लेते देखा था। वे पास की एक खुली जगह पर गए, कुछ कदम की दूरी पर खड़े हुए और अपना सुबह का अभ्यास शुरू कर दिया। 1 घंटे के बाद वे रुके, पास आए और सम्मानपूर्वक कहा, अंकल लिन, बुरा नहीं है, लेकिन अभी तुम्हारी ताकत थोड़ी कम थी। जब तुम तलवार से प्रहार करते हो, तो ये अधिक से अधिक बल लगाने के बारे में नहीं है, तुम्हें अपनी शक्ति का एक अंश बचाकर रखना चाहिए। लिन जेयू उन दोनों में से बड़े की ओर मुड़े और उसे मार्गदर्शन दिया। ये दोनों सीनियर भाई हान मो के सबसे बड़े बेटे,
हान तियानशु और दूसरे बेटे हान तियानमिन थे। दोनों के पास अच्छी प्रतिभा और सराहनीय दृढ़ता थी, जो उन्हें मार्शल साधना में होनहार बीज बनाती थी। धन्यवाद, अंकल लिन। लिन जेयू का मार्गदर्शन सुनने के बाद हान तियानशु ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। अपनी लंबी तलवार थामे हुए वे खाली जगह पर वापस गए और लिन जेयू के निर्देशों के अनुसार अभ्यास शुरू कर दिया। और तुम्हारी अनुकूलन क्षमता की कमी है। तुम्हारी 6-फोल्ड सेबर तकनीक में थोड़ी कुशलता की कमी है। फिर भी ये तलवार कला सरल और सीधी है। इसे अधिक खुले और बलशाली दिशा में ले जाना गलत नहीं है। लेकिन तुम्हारे पिता सूक्ष्मता और शक्ति के साथ चलने वाले पथ पर चलते हैं। उनकी सटीक शैली की नकल करने की कोशिश करना तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। अभ्यास करते समय इन बिंदुओं पर ध्यान दो। पहला, लिन जेयू ने हान तियानमिन की तलवार ली और प्रदर्शन करना शुरू किया। बाफांग शहर की यात्रा लंबी और उबाऊ थी, और सीनियर भाई हान मो के बच्चों को मार्गदर्शन देना समय बिताने का एक सुखद तरीका था। हालांकि केवल सबसे बड़े और दूसरे बेटे को ही मार्शल आर्ट में दिलचस्पी थी। बड़ी और दूसरी बेटियां कोमल स्वभाव की थी और उन्हें ऐसे प्रशिक्षण में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हान मो के बच्चों में सबसे छोटे हान तियानशुन की मार्शल साधना में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। उसका सपना एक उच्च अधिकारी बनना था। शांति के समय में आधिकारिक करियर बनाना वास्तव में एक अच्छा विकल्प था। सम्मानित परिवारों के कई वंशज जिनमें प्रशिक्षण की इच्छा नहीं होती थी, वे नागरिक परीक्षाओं को पास करने की कोशिश करते थे। लेकिन अराजकता के युग में शक्तिहीन विद्वान केवल लहरों के साथ बह सकते थे, और जीवित रहने का एकमात्र रास्ता मार्शल ताकत ही थी। सब कुछ इस बात पर निर्भर था कि क्या ग्रेट वे विद्रोही सेनाओं को रोक पाएगा और स्थिरता बनाए रख पाएगा। जैसे जैसे आकाश और साफ होता गया, काफिले ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। लिन जेयू एक बैलगाड़ी पर चढ़ गए, पालथी मारकर बैठ गए और अपनी आत्मा और सहनशक्ति को बहाल करने के लिए कछुआ श्वास ग्रैंड विधि का संचालन करने लगे। समय शांति से बीतता गया और 1 महीने से अधिक समय गुजर गया। उन्होंने अपनी आपूर्ति फिर से भरने के लिए वांगशान शहर में बीच में 7 दिनों तक विश्राम किया और फिर से चल दिए। बाफांग शहर की यात्रा अत्यंत लंबी थी। हालांकि लिन जेयू और उनके साथियों जैसे मार्शल आर्टिस्टों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि साधारण लोगों के लिए ये शुद्ध कष्ट था। सड़क के लगातार झटकों, खराब भोजन और बेचैन नींद ने उन्हें थका दिया था। सौभाग्य से उन्हें रास्ते में बहुत कम घात लगाकर किए गए हमलों का सामना करना पड़ा, और जब ऐसा हुआ भी तो हमलावर मामूली गुंडे थे जिनसे जल्दी ही निपट लिया गया। अध्याय 153 बाफांग शहर 2। लिन जेयू को उम्मीद थी कि शिंग या झाओ परिवार उनके पीछे हत्यारे भेजेंगे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कोई नहीं आया। उनकी यात्रा बिना किसी घटना के जारी रही। हर 4 दिन में अपनी रात की पहरेदारी की पाली के दौरान लिन जेयू प्रशिक्षण लेते थे और ओरिजिन फोर्स प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को उसकी सीमाओं से परे धकेलते थे। कुल मिलाकर यात्रा में 57 दिन लगे। वांगशान शहर में रुकने के दौरान लिन जेयू ने अपने द्वारा संचित ओरिजिन फोर्स का उपयोग अपनी कछुआ श्वास ग्रैंड विधि को तीसरे चरण की पूर्णता तक पहुंचाने के लिए किया। उनके पास अभी भी ओरिजिन फोर्स की 9 इकाइयां जमा थीं, जिन्हें उन्होंने बाफांग शहर पहुंचने के बाद आगे की प्रगति के लिए उपयोग करने की योजना बनाई थी। खटखट खटखट, चरमराहट चरमराहट। खुरों की तालबद्ध आवाज के साथ घोड़े आधिकारिक सड़क पर चल रहे थे और वैगन के पहिए घूम रहे थे, जिनके लकड़ी के रिम हर मोड़ के साथ चरमरा रहे थे। हवा और बारिश के बीच 1 महीने से अधिक की यात्रा के बाद वैगन काफी खराब हो चुके थे। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ था और वे आखिरकार सुरक्षित रूप से बाफांग शहर पहुंच गए। आखिरकार हम पहुंच गए। बाफांग शहर वास्तव में इस क्षेत्र के सबसे समृद्ध शहर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। ये भव्य है। जिया यनयोग शहर की ऊंची दीवारों को देखते हुए चिल्ला उठा। यह उसका यहाँ पहली बार था। उसने बाफांग शहर के वैभव की कहानियां तो सुनी थी, लेकिन उसे अपनी आंखों से देखने का मौका कभी नहीं मिला था। क्यों न हम कल रात प्लेजर हाउस चले और कुछ गाने सुने। मैंने सुना है कि बाफांग शहर की महिलाएं सोनगई शहर की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक होती हैं। सुना है वे अधिक कुशल भी हैं। एक बार जब आप बाफांग की गणिकाओं को देख लेंगे, तो आपकी सोनगई शहर के 100 फ्लावर्स पवेलियन में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाएगी। जी जियांग ने शरारत से हंसते हुए कहा। अच्छा विचार है, मैं भी खुद देखना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिला, निंद हुई ने मुस्कुराते हुए कहा। लॉर्ड लिन, क्या आप हमारे साथ चलेंगे?
जिया यनयोग ने लिन जेयू की ओर मुड़ते हुए चिढ़ाते हुए पूछा। सोनगई शहर में जब भी वे 100 फ्लावर्स पवेलियन जाते थे, वे अक्सर लिन जेयू को आमंत्रित करते थे। जरूर, लिन जेयू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। परसों चलते हैं। मुझे पहले अपनी भाभी, चाचा और चाची को व्यवस्थित करना है। ठीक है, हमें भी अपने परिवारों को बसाना होगा, जिया यनयोग ने जवाब दिया। हंसते बतियाते हुए वे शहर के फाटकों से बाफांग शहर में दाखिल हुए। ये एक तनावपूर्ण समय था और बाफांग शहर ने प्रवेश के लिए अपनी जांच कड़ी कर दी थी, लेकिन फेहोंग गैंग ने पहले ही सारी तैयारियां कर ली थी। पूरे दस्तावेजों के साथ समूह सुचारू रूप से फाटकों को पार कर शहर में प्रवेश कर गया। फेहोंग गैंग ने अपने सदस्यों के लिए आवास की व्यवस्था पहले ही कर रखी थी। सदस्य बाजार से कम कीमत पर मकान खरीद सकते थे या गैंग की सब्सिडी लेकर अपनी जगह खुद ढूंढ सकते थे। चाचा, क्या आप अपनी जगह खुद ढूंढेंगे या आप फेहोंग गैंग द्वारा दिए गए घरों में से एक खरीदना पसंद करेंगे? मैं आपको अपना आंतरिक कोटा दे सकता हूं, लिन जेयू ने मुस्कान के साथ कहा। उनकी बाफांग शहर में लंबे समय तक रुकने की योजना नहीं थी, इसलिए उन्होंने घर खरीदने के बजाय एक छोटा आंगन किराए पर लेना चुना। हम अपने रहने की जगह खुद ढूंढ लेंगे। अभी के लिए हम बस बसने के लिए कोई अस्थायी जगह ढूंढ लेंगे। एक बार तियांशु सिटी गार्ड में शामिल हो जाए, फिर हम आगे की योजना बनाएंगे, हान मो के परिवार ने जवाब दिया। ठीक है, तो मैं भी साथ चलता हूँ। मैं भी फिलहाल किराए पर जगह लेने की सोच रहा हूँ, लिन जेयू ने उत्तर दिया। अपना सामान कंधे पर लटकाए लिन जेयू उनके साथ आवास किराए और बिक्री जिले की ओर चल दिए। विद्रोही सेनाओं के आगे बढ़ने के साथ शरणार्थियों की लहरें बाफांग शहर में उमड़ पड़ी थी, जिससे आवास बाजार आसमान छू रहा था। कीमतें रोजाना बदल रही थीं, जो एक साल में 3 गुना बढ़ गई थी। लिन जेयू और सीनियर भाई हान मो के परिवार ने एक छोटा आंगन किराए पर लिया, जिसकी कीमत चौंकाने वाली 980 वेन प्रति माह थी। ये एक बहुत बड़ी राशि थी और एक साधारण व्यक्ति की महीने भर की कमाई से अधिक थी। लेकिन लिन जेयू के लिए यह कोई बड़ा बोझ नहीं था। अब से तुम दोनों ही हान परिवार की रीढ़ हो। यदि तुम्हें ऐसी किसी चीज का सामना करना पड़े जिसे तुम नहीं संभाल सकते, तो मुझे ढूंढ लेना। मुझे परेशान करने की चिंता मत करना या सब कुछ अपने आप हल करने की कोशिश मत करना। मैं बाफांग शहर में लंबे समय तक नहीं रुकूंगा, इसलिए जब तक मैं यहाँ हूँ, शहर से अच्छी तरह परिचित हो जाओ और बस जाओ, लिन जेयू ने दोनों भाइयों हान तियांशु और हान तियानमिन से गंभीरता से कहा। एक 16 का था, दूसरा 15 का, दोनों लगभग वयस्क थे। सीनियर भाई हान मो की सख्त परवरिश के कारण दोनों समझदार और भरोसेमंद थे। जी, अंकल लिन, पूरी यात्रा के दौरान आपके मार्गदर्शन और देखभाल के लिए धन्यवाद, दोनों भाइयों ने ईमानदारी से कहा। ठीक है, तुम अपने काम संभालो। तियानमिन, जब भी समय मिले, टॉक्सिकोलॉजी कोडेक्स का अध्ययन करना। यदि तुम्हें कुछ ऐसा मिले जो समझ न आए, तो उसे लिख लेना और मैं हर 2 दिन में तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। लिन जेयू ने हान तियानमिन की ओर मुड़ते हुए कहा। जी, धन्यवाद, अंकल लिन, हान तियानमिन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ठीक है, अब तुम दोनों वापस जा सकते हो। मुझे भी अपनी जगह साफ सफाई करनी है, लिन जेयू ने कहा। उन दोनों के जाने के बाद लिन जेयू ने अपने किराए के आंगन में कदम रखा। आंगन नया बना था और अंदर सब कुछ साफ सुथरा था। यार्ड में कुछ फूल और झाड़ियां उगी थीं, जिनके सफेद फूल एक हल्की, ताज़ा खुशबू दे रहे थे। घर के अंदर अपने साफ कपड़े रखने के बाद लिन जेयू कुछ चांदी लेकर बाहर निकल गए। उनके पास ब्लड नॉरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियां खत्म हो गई थी और उन्हें अपनी आपूर्ति फिर से भरने की जरूरत थी। निकलने से पहले उन्होंने कछुआ श्वास ग्रैंड विधि का संचालन किया, चेहरे की मांसपेशियों को नियंत्रित कर सूक्ष्म बदलाव किए। बस कुछ ही पलों में उस सुंदर युवक के चेहरे पर कुछ हल्की झुर्रियां आ गईं, जो धीरे धीरे 40 के दशक के एक व्यक्ति के चेहरे में बदल गया। उनके चेहरे की बनावट थोड़ी बदल गई, जो अधिक चौड़ी और स्पष्ट हो गई। उनसे एक हल्की लेकिन प्रभावशाली आभा निकलने लगी, जिसने उनकी उपस्थिति को पूरी तरह से बदल दिया, इतना कि उनके सबसे करीबी लोग भी उन्हें पहचान नहीं पाते। वे बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहे थे। ये क्षमता उन्हें कछुआ श्वास ग्रैंड विधि को तीसरे चरण की पूर्णता तक साधने के बाद मिली थी। यह उन कहानियों की तरह चमत्कारिक नहीं था जो पूर्ण कायाकल्प की बात करती हैं, क्योंकि वे केवल चेहरे में मामूली बदलाव ही कर सकते थे। फिर भी ये पर्याप्त से अधिक था। सटीक समायोजन और व्यवहार में बदलाव के साथ
सबसे परिचित चेहरे भी केवल यही सोचेंगे कि वे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उन्हें कभी संदेह नहीं होगा कि वे वही व्यक्ति हैं। लिन जेयू ने एक कांस्य दर्पण में देखा और 40 के दशक के एक व्यक्ति का प्रतिबिंब देखा। उस व्यक्ति की भौहों के बीच दबंग जंगलीपन का एक संकेत था। यह उस शांत और परिष्कृत आभा के बिल्कुल विपरीत था जो लिन जेयू आमतौर पर दिखाते थे। इस चेहरे के साथ अगर मैं जिया यनयोग और अन्य लोगों के ठीक सामने भी आ जाऊं, तो वे मुझे नहीं पहचान पाएंगे, लिन जेयू ने अपने प्रतिबिंब को देखते हुए बुदबुदाया। ये पुष्टि करने के बाद कि कोई कमी नहीं है, लिन जेयू हल्के से कूदे और पिछले आंगन की दीवार लांघ गए। वे एक संकरी गली से निकलकर एक चौड़ी सड़क पर आ गए। बाफांग शहर सोनगई शहर जैसा नहीं था, ये बहुत बड़ा और भव्य था। इसका लेआउट भी अलग था। मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि व्यापारिक काफिले आसानी से गुजर सकें। हर तरफ बाजार और दुकानें थीं और व्यापार फल फूल रहा था। जैसे ही वे हलचल भरी सड़क पर चले, वहां मंडराते युद्ध या विदेशी आक्रमण का कोई संकेत नहीं था जो देश के लिए खतरा बना हुआ था। यहाँ के आम लोगों के लिए ऐसी मुसीबतें अभी भी दूर की बात महसूस होती थी। विक्रेता खुशी खुशी अपना सामान बेचने के लिए आवाजें लगा रहे थे, जबकि बच्चे गोल घेरे में खेल रहे थे, योद्धा, सेनापति और राजा होने का नाटक कर रहे थे। महिलाएं और युवतियां इत्र की दुकानों, कपड़े के स्टोर और गहनों के बुटीक में रुक रही थीं और डिस्प्ले को देखते हुए धीरे धीरे हंस रही थीं। यहाँ मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मार्शल हॉल है, लिन जेयू ने आश्चर्य से कहा। सड़कों पर चलते हुए उन्होंने हर जगह मार्शल हॉल देखे। सोनगई शहर में ये दुर्लभ नजारा था। सोनगई शहर में अधिकांश लोग अपने परिवारों से मिली युद्ध कला सीखते थे या किसी गुरु के पास जाकर अध्ययन करते थे। अन्य लोग कुछ गुटों में शामिल होकर और अपनी सेवा का वचन देकर युद्ध कला तक पहुंच प्राप्त करते थे। सोनगई शहर में अपने समय के दौरान लिन जेयू ने शायद ही कोई प्रतिष्ठित मार्शल हॉल देखा हो। उनमें से अधिकांश केवल बुनियादी मार्शल रूप सिखाते थे और उनका व्यवसाय खराब था। इसका मुख्य कारण सोनगई शहर की कमजोर अर्थव्यवस्था थी। वहां के अधिकांश आम लोग गरीब लेकिन स्थिर थे। अचानक अमीर होने के साधनों या अवसरों के बिना वे मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण का खर्च नहीं उठा सकते थे। जो मार्शल प्रशिक्षण का खर्च उठा सकते थे, उनके पास पहले से ही विरासत में मिली पारिवारिक तकनीकें थीं। लेकिन बाफांग शहर में, जहां व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था, कुछ साधारण लोगों की किस्मत रातों रात चमक जाती थी, जिससे मार्शल आकांक्षाओं की एक लहर पैदा हुई और उन्हें सिखाने के लिए अनगिनत हॉल बन गए। यहाँ की मार्शल संस्कृति मजबूत है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझे ऐसी तकनीक मिल सकती है जो रक्त क्यूई को ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तक ले जाए, लिन जेयू ने मन ही मन सोचा। यदि उन्हें ऐसी तकनीक नहीं मिली जो उपयोगकर्ता को ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचने में मदद करे, तो छठे रूपांतरण तक ले जाने वाली तकनीक भी पर्याप्त होगी। यदि उन्हें ऐसी तकनीक मिल गई, तो उन्हें सेंट्रल प्लेन्स की ओर बढ़ने से पहले खुद को मजबूत करने के लिए बाफांग शहर में और अधिक समय तक रुकने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तुरंत तकनीकों की तलाश करने के बजाय वे शहर में घूमे और किसी भी चीज से पहले जड़ी बूटियां खरीदने और अपनी ताकत बढ़ाने की योजना बनाई। अध्याय 154 विफलता के माध्यम से दृढ़ता 1। बाफांग शहर हलचल भरा और समृद्ध था। आंतरिक शहर के मध्य जिले में लगभग हर सड़क पर एक फार्मेसी थी। कुछ सड़कों पर तो 2-3 फार्मेसियां अगल बगल बनी हुई थीं। लिन जेयू ने एक के बाद एक कई फार्मेसियों का दौरा किया और ब्लड नॉरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन के लिए आवश्यक जड़ी बूटियों की कीमतों के बारे में पूछताछ की। सोनगई शहर जारी युद्धों के कारण बहुत अधिक प्रभावित हुआ था, जिससे वहां कीमतें आसमान छू रही थीं। सोनगई में इस काढ़े की जड़ी बूटियों के एक सेट की कीमत अब 22 चांदी के सिक्के थी। अपनी यात्रा के दौरान वांगशान शहर में रुकते समय उन्होंने वही जड़ी बूटियां लगभग 14 चांदी के सिक्कों में खरीदी थीं। हालांकि बाफांग शहर में उनकी कीमत केवल 9 चांदी के सिक्के थी। ये सोनगई शहर में युद्ध पूर्व की कीमतों से भी काफी कम था। फार्मेसी से निकलकर लिन जेयू सड़क पर आगे बढ़ गए। उन्होंने सड़क पार की, बाईं ओर मुड़े और 200 मीटर और चलने के बाद एक बड़े प्लाजा में पहुंचे। प्लाजा लोगों की आवाजाही से भरा और जीवंत था। प्लाजा को पार करते हुए लिन जेयू सीधे आगे बढ़े और ट्रेजर स्प्रिंग हॉल नामक स्थान में प्रवेश किया। यह फार्मेसी पूरे बाफांग शहर में सबसे बड़ी थी, जो औषधीय सामग्रियों के अपने पूर्ण चयन के लिए जानी जाती थी, और यहाँ कई दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मिल सकती थीं। काढ़े की सामग्री खरीदने के साथ साथ लिन जेयू टॉक्सिकोलॉजी कोडेक्स में सूचीबद्ध जहर और मारक दवाओं को तैयार करने के लिए दुर्लभ जड़ी बूटियों को खोजने की भी उम्मीद कर रहे थे।
सम्मानित ग्राहक, आप दवा खरीदने आए हैं या चिकित्सक को दिखाने? दुकानदार ने एक दोस्ताना मुस्कान के साथ पूछा। दुकानदार, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ सूचीबद्ध सभी जड़ी बूटियों को खरीदने में कितनी चांदी लगेगी? लिन जेयू ने औषधीय नामों से भरा एक कागज थमाते हुए पूछा। इन जड़ी बूटियों में न केवल उस कार्य की सामग्री शामिल थी, बल्कि कई ऐसी भी थी जिनका उपयोग वह जहर, नींद के पाउडर और कुछ सामान्य मारक गोलियां बनाने में करने की योजना बना रहे थे। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, श्रीमान। दुकानदार ने सूची ली, एक अबेकस निकाला और गणना शुरू की। प प प उसके हाथ तेजी से चले, अबेकस एक तीव्र लय में खड़खड़ाया और कुछ ही देर में दुकानदार ने अपना सिर ऊपर उठाया। श्रीमान, कुल योग 18 चांदी के सिक्के और 385 वेन होता है। हालांकि हमारे पास स्टॉक में लोकस्ट ड्यू ग्रास या सिल्केट्री वुड नहीं है। ये दो जड़ी बूटियां प्रतिबंधित पदार्थ हैं और इनकी बिक्री वर्जित है, दुकानदार ने समझाया। ये काफी सस्ता है। लिन जेयू ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर सिर हिलाया। उन्हें उम्मीद थी कि ट्रेजर स्प्रिंग हॉल की जड़ी बूटियां छोटी दुकानों में बिकने वाली जड़ी बूटियों की तुलना में महंगी होंगी, लेकिन वे लगभग उतनी ही थी और शायद एक या दो सिक्के सस्ती भी थी। जहां तक लोकस्ट ड्यू ग्रास या सिल्केट्री वुड न खरीद पाने की बात थी, इसने उन्हें आश्चर्यचकित नहीं किया। एक अत्यधिक जहरीली थी और दूसरी मतिभ्रम और कामोत्तेजक दवाओं के लिए मुख्य सामग्री थी। इन्हें खुले तौर पर बेचने से अनगिनत समस्याएं हो सकती थीं। इन्हें प्राप्त करने के लिए किसी को सीधे जड़ी बूटी इकट्ठा करने वालों से खरीदना होगा या काले बाजार में इनकी तलाश करनी होगी। एक संक्षिप्त विराम के बाद लिन जेयू ने पूछा, क्या थोक में खरीदने पर मुझे कोई छूट मिल सकती है? श्रीमान, आप निश्चित रूप से इन्हें मार्शल प्रशिक्षण के लिए खरीद रहे होंगे, है ना? ये ब्लड नॉरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन का फॉर्मूला लगता है। हालांकि आपने कुछ असंबंधित जड़ी बूटियां जोड़ दी हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश उस नुस्खे से मेल खाती हैं, दुकानदार ने कहा। ओह! लिन जेयू को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि दुकानदार ने इसे इतनी आसानी से पहचान लिया। उनके विचारों का अंदाजा लगाते हुए दुकानदार ने आगे कहा, वह फॉर्मूला काफी आम है। शहर की हर बड़ी फार्मेसी इसे जानती है। वह मुस्कुराया और बोला, मैंने आपको जो कीमत दी है वह पहले से ही सबसे कम है। बेझिझक कहीं और जांच लें, हर कोई इसी दर पर बेच रहा है। क्या होगा अगर मैं एक साथ काढ़े की जड़ी बूटियों के 50 सेट खरीदूं? लिन जेयू ने पूछा। दुकानदार ने उन्हें आश्चर्य से देखा। एक साथ इतने सारे सेट खरीदना बहुत असामान्य था। अधिकांश ग्राहक एक बार में केवल 2 या 3 ही खरीदते थे, अधिकतम 10, और बाद में और लेने के लिए वापस आते थे। 50 सेटों के लिए मैं आपको प्रति सेट 300 वेन की छूट दे सकता हूं। लेकिन वह छूट केवल काढ़े की जड़ी बूटियों पर लागू होगी, अन्यों पर नहीं। बेशक, यदि आप अन्य जड़ी बूटियों के भी 50 सेट खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो मैं उन पर भी आपको थोड़ी छूट दे सकता हूं, दुकानदार ने कहा। अन्यों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उतना उपयोग नहीं करूंगा। लिन जेयू ने सिर हिलाया, एक पल के लिए सोचा, और पूछे बिना नहीं रह सके, क्या आपके पास इस काढ़े से अधिक शक्तिशाली कोई फॉर्मूला है? चूंकि ट्रेजर स्प्रिंग हॉल इस फॉर्मूले को जानता था, तो संभव था कि उसके पास अन्य पुष्टिकारक नुस्खे भी हों। आप सही व्यक्ति के पास आए हैं। बाफांग शहर में कई मार्शल ट्रेनिंग काढ़े प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से 3 इस काढ़े से काफी शक्तिशाली हैं। उनकी क्षमता इसे पार कर जाती है, लेकिन वे शरीर पर भारी बोझ भी डालते हैं। यहां तक कि ब्लड क्यूई रियलिम के साधक भी इनका लापरवाही से उपयोग करने की हिम्मत नहीं करते। अधिकांश लोग इन्हें केवल तभी लेते हैं जब वे किसी बाधा को तोड़ने का प्रयास कर रहे हों, दुकानदार ने हंसमुख मुस्कान के साथ कहा। क्या आप उन्हें विस्तार से समझा सकते हैं? लिन जेयू ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल, कृपया बैठिए, श्रीमान। गेंगली, चाय लाओ। कृपया यहाँ एक क्षण प्रतीक्षा करें। मैं आपके लिए चखने के लिए तीनों काढ़े तैयार करवाता हूँ। दुकानदार लिन जेयू को एक बगल के हॉल में ले गया और उन्हें वहां प्रतीक्षा करने के लिए कहा। ऐसा लगता है कि यहाँ मेरे जैसे कई मार्शल आर्टिस्ट हैं। ट्रेजर स्प्रिंग हॉल तो परीक्षण के लिए नमूने भी तैयार रखता है। कुछ सोच विचार के बाद उन्हें इसका कारण समझ आ गया। बाफांग शहर, इस क्षेत्र का सबसे समृद्ध शहर होने के नाते, एक प्रमुख चौराहे पर स्थित था और लगभग हर व्यापारिक काफिला यहाँ से गुजरता था। परिणामस्वरूप अनगिनत काफिले और यात्री प्रतिदिन यहाँ आते थे। उनमें से निश्चित रूप से लिन जेयू जैसे छोटे शहरों के कई मार्शल आर्टिस्ट होंगे, जो शक्तिशाली औषधीय फॉर्मूलों की तलाश में रहते थे। यहाँ मेरी सोच से कहीं अधिक लाभ हो सकता है,
लिन जेयू ने मन ही मन सोचा। जल्द ही दुकानदार 3 कटोरियों वाली एक ट्रे लेकर लौटा जिसमें से गहरी सुगंधित काढ़े की महक आ रही थी। लिन जेयू ने हल्के से सूंघा, गंध से कुछ जड़ी बूटियों को पहचान लिया। यद्यपि वे चिकित्सा या विश्व विज्ञान में बहुत गहरे नहीं थे, फिर भी वे 3 सामग्रियों की पहचान कर सकते थे, लेकिन बाकी उनकी समझ से बाहर थी। दुकानदार थोड़ा मुस्कुराया और बोला, ये रेडफायर ब्लड नॉरिशिंग पाउडर है, ये यांग गैदरिंग डिकॉक्शन है, और यह ग्रेट ब्लड एंड बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन है। ग्रेट ब्लड एंड बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन मूल काढ़े से ही निकला है। इसकी शक्ति बहुत अधिक है, लेकिन तीसरे रूपांतरण वाले मार्शल आर्टिस्ट भी लंबे समय तक इसका उपयोग नहीं कर सकते। ये केवल बाधाओं को तोड़ने के प्रयासों के दौरान ही उपयुक्त है। यांग गैदरिंग डिकॉक्शन एक प्राचीन फॉर्मूला है। इसकी औषधीय शक्ति 5 अंगों और अस्थि मज्जा तक प्रवेश करती है, जिससे मार्शल साधकों की प्रगति तेज हो जाती है। हालांकि इसके दुष्प्रभाव कड़े हैं क्योंकि ये यांग ऊर्जा को बहुत अधिक उत्तेजित करता है। इसके सेवन के बाद आंतरिक अग्नि को दबाने के लिए 2 या 3 घंटे तक अतिरिक्त ऊर्जा को बाहर निकालना पड़ता है। अत्यधिक उपयोग से विषाक्त पदार्थ जमा हो सकते हैं और यांग ऊर्जा कम हो सकती है, जिसके लिए बहाली हेतु अन्य फॉर्मूलों की आवश्यकता होती है। दुकानदार ने हंसमुख मुस्कान के साथ जारी रखा, जहां तक रेडफायर ब्लड नॉरिशिंग पाउडर की बात है, ये ग्रेट ब्लड एंड बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन की तरह ही रक्त क्यूई को मजबूत करता है, लेकिन उसकी तुलना में इसका प्रभाव अधिक उग्र है। इसे पीने के बाद शरीर गर्मी से जलने लगता है, वहीं से इसे रेड फायर नाम मिला है। व्याख्या सुनते हुए लिन जेयू ने एक कटोरा उठाया और उसे धीरे से सहलाया। सुगंध समृद्ध और स्फूर्तिदायक थी। केवल गंध से ही वह बता सकते थे कि इसकी औषधीय शक्ति ब्लड नॉरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन से कहीं अधिक थी। बुरा नहीं है, मैं इन्हें आजमाऊंगा। उन्होंने यांग गैदरिंग डिकॉक्शन का कटोरा उठाया। उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं था, मुश्किल से 2 छोटे चाय के कप भरने जितना। जैसे ही काढ़ा उनके पेट में गया, उनके शरीर में एक गर्म लहर फैल गई। इतनी कम मात्रा से इसकी पूरी क्षमता का अंदाजा लगाना असंभव था। फिर भी मार्शल आर्टिस्ट जो अक्सर औषधीय मिश्रणों का उपयोग करते थे, कम से कम उनकी सामान्य प्रकृति को महसूस कर सकते थे। अध्याय 155 विफलता के माध्यम से दृढ़ता 2। लिन जेयू ने बारी बारी से प्रत्येक का स्वाद चखा और पाया कि यद्यपि उनकी क्षमता समान थी, लेकिन उनके प्रभाव अलग अलग पहलुओं पर जोर देते थे। इन 3 फॉर्मूलों की कीमतें क्या हैं? कुछ देर सोचने के बाद लिन जेयू ने पूछा। जाहिर है, फॉर्मूले मुफ्त में नहीं दिए जाने वाले थे। दुकानदार का उत्साह स्पष्ट रूप से उन्हें बेचने के उसके इरादे से आया था। बिल्कुल भी महंगा नहीं है। रेडफायर ब्लड नॉरिशिंग पाउडर की कीमत 120 चांदी के सिक्के है, यांग गैदरिंग डिकॉक्शन की 380 और ग्रेट ब्लड एंड बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन की 220। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, यांग गैदरिंग डिकॉक्शन कुल मिलाकर सबसे अच्छा है। इसकी शक्ति सबसे संतुलित है, और जब इसे यिन अर्थ पिल्स के साथ जोड़ा जाता है तो इसके दुष्प्रभाव न्यूनतम हो जाते हैं। यह यिन को पोषण भी देता है और यांग को मजबूत करता है। ग्रेट ब्लड एंड बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन हमारे ब्लड नॉरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन का एक उन्नत संस्करण है। इसके दुष्प्रभाव हल्के हैं, लेकिन इसका उपयोग लंबे समय तक नहीं किया जा सकता है, शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। ये बाधाओं को तोड़ने के लिए है। लंबे समय तक उपयोग के लिए मैं यिन अर्थ पिल्स के साथ यांग गैदरिंग डिकॉक्शन या बस मूल ब्लड नॉरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन की सलाह देता हूं। जहां तक रेडफायर ब्लड नॉरिशिंग पाउडर की बात है, ये तीनों में सबसे शक्तिशाली है लेकिन सबसे खतरनाक भी। अत्यधिक उपयोग से अग्नि विष हृदय पर आक्रमण कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग केवल सफलता के समय ही किया जाना चाहिए। यदि आप ब्लड नॉरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन का विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो मैं नियमित प्रशिक्षण के लिए यिन अर्थ पिल्स के साथ यांग गैदरिंग डिकॉक्शन और सफलताओं के दौरान ग्रेट ब्लड एंड बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन का उपयोग करने की सलाह देता हूं। ये फॉर्मूले बाफांग शहर के स्थानीय ब्लड क्यूई रियलम के मार्शल आर्टिस्टों के बीच सामान्य ज्ञान थे, केवल लिन जेयू जैसे बाहरी लोगों ने इनके बारे में कभी नहीं सुना था। फिर भी दुकानदार झूठ नहीं बोल रहा था। एक मार्शल आर्टिस्ट को धोखा देना, जो संभवतः ब्लड क्यूई रियलम में हो, मौत को दावत देने से कम नहीं था।
यिन अर्थ पिल्स के साथ जोड़ा गया यान गैदरिंग डिकॉक्शन वास्तव में ब्लड नॉरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन के विकल्प के रूप में काम करता था, जबकि अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट बाधाओं को तोड़ने के लिए ग्रेट ब्लड एंड बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन का उपयोग करते थे। हालांकि वे उपयोगकर्ता ज्यादातर बिना वंश के आम लोग थे। महान संप्रदायों के मार्शल आर्टिस्टों के पास अपने स्वयं के गुप्त श्रेष्ठ पुष्टिकारक फॉर्मूले थे। दुर्भाग्य से ऐसे नुस्खे बाहरी लोगों के साथ कभी साझा नहीं किए जाते थे। केवल ये 3 फॉर्मूले ब्लड नॉरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन के साथ सार्वजनिक रूप से प्रसारित होते थे। इन तीनों फॉर्मूलों में से प्रत्येक की सामग्री पर कितनी चांदी खर्च होगी? लिन जेयू ने पूछा। ये वह सवाल था जो उनके लिए वास्तव में मायने रखता था। यदि कीमत उचित होती और प्रभाव अधिक मजबूत होता, तो ये ब्लड नॉरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन का एक उत्कृष्ट प्रतिस्थापन होता। रेडफायर ब्लड नॉरिशिंग पाउडर की कीमत 60 चांदी के सिक्के है। यिन अर्थ पिल्स के साथ यान गैदरिंग डिकॉक्शन की कीमत 150 है और ग्रेट ब्लड एंड बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन की कीमत 180 है। यान गैदरिंग डिकॉक्शन और ग्रेट ब्लड एंड बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन की ऊंची कीमतों से घबराएं नहीं, उनके औषधीय प्रभाव रेडफायर ब्लड नॉरिशिंग पाउडर की तुलना में कहीं बेहतर हैं। यद्यपि रेडफायर पाउडर शक्तिशाली है, लेकिन इसकी सामग्री में भारी अग्नि और औषधीय विष होते हैं। लंबे समय तक उपयोग से अग्नि विष हृदय में समा जाएगा, दुकानदार ने धैर्यपूर्वक समझाया। हालांकि रेडफायर ब्लड नॉरिशिंग पाउडर सबसे सस्ता था, लेकिन इसमें जोखिम भी सबसे बड़ा था। केवल विशेष तकनीकों का अभ्यास करने वाले मार्शल आर्टिस्ट ही इसे आकर्षक पाएंगे। तब भी वे हानिकारक दुष्प्रभावों को कम करने के लिए इसे अद्वितीय गुप्त फॉर्मूलों के साथ मिलाएंगे। मुझे रेडफायर ब्लड नॉरिशिंग पाउडर के 5 सेट, ब्लड नॉरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन के 5 सेट और इस कागज पर सूचीबद्ध प्रत्येक अतिरिक्त जड़ी बूटी के 5 सेट दें। लौटने पर मैं उनकी प्रभावकारिता का परीक्षण करूंगा। यदि वे अच्छा काम करते हैं, तो मैं और लेने आऊंगा। मेरे लिए कुल हिसाब लगाइए, लिन जेयू ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। यदि ये कुछ महीने पहले की बात होती, जब वह औषधीय शक्ति को अवशोषित करने के लिए काढ़ा पीने पर निर्भर थे, तो वह हिचकिचा सकते थे। लेकिन अब लिन जेयू काढ़ा पिए बिना या दुष्प्रभावों की चिंता किए बिना जड़ी बूटी के सार को सीधे निकालने के लिए अपनी ओरिजिन फोर्स की रहस्यमय ऊर्जा का उपयोग कर सकते थे। तीनों फॉर्मूलों के उनके संक्षिप्त नमूने से उनकी क्षमता में बहुत अधिक अंतर नहीं था। वे बस अलग अलग प्रभावों पर जोर देते थे। दैनिक मार्शल प्रशिक्षण के लिए यिन अर्थ पिल्स के साथ यान गैदरिंग डिकॉक्शन सबसे उपयुक्त होता। वे कोमल लेकिन प्रभावी थे और उनके दुष्प्रभाव न्यूनतम थे। हालांकि लिन जेयू नियमित प्रशिक्षण के लिए काढ़े पर निर्भर नहीं थे। वह उनका उपयोग केवल तभी करते थे जब अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ओरिजिन फोर्स का उपयोग करते थे। इस प्रकार वह जड़ी बूटियों के कीमत बनाम प्रभाव अनुपात को सबसे अधिक महत्व देते थे। और कीमतों से ये स्पष्ट था कि रेडफायर ब्लड नॉरिशिंग पाउडर सबसे अच्छा मूल्य प्रदान करता था। इसकी कम कीमत इसके अग्नि और औषधीय विषाक्त पदार्थों को निकालने की कठिनाई से आई थी, जो गंभीर दुष्प्रभाव पैदा करते थे। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, दुकानदार ने हंसमुख मुस्कान के साथ कहा। उसने अबेकस उठाया, उसकी उंगलियां मोतियों पर तेजी से चलने लगीं। ये कुल 519 चांदी के सिक्के हुए। मैं आपको थोड़ी छूट दे सकता हूं, तो चलिए इसे 515 कर देते हैं। ठीक है, लिन जेयू ने सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद वह जड़ी बूटियां और रेडफायर ब्लड नॉरिशिंग पाउडर फॉर्मूले की एक प्रति लेकर फार्मेसी से निकल गए। जब वे आंगन में पहुंचे और पुष्टि की कि पास में कोई नहीं है, तो उन्होंने अपने पैर के पंजे को हल्के से दबाया और अंदर कूद गए। घर पहुंचते ही उनके चेहरे की मांसपेशियां सूक्ष्म रूप से बदलने लगीं। बस कुछ ही मिनटों के समायोजन के साथ उनका पूरा रूप एक खुरदरे, दबंग मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से एक साधारण, थोड़े परिष्कृत विद्वान में बदल गया। चलो परीक्षण करते हैं कि रेडफायर ब्लड नॉरिशिंग पाउडर वास्तव में कितना प्रभावी है, लिन जेयू बुदबुदाए। वह एक लकड़ी का बेसिन ले आए, उसे साफ पानी से भर दिया, रेडफायर जड़ी बूटियों के एक सेट को बारीक पाउडर में पीस लिया और उसे अंदर डाल दिया। रेडफायर ब्लड नॉरिशिंग पाउडर में ज्यादातर दुर्लभ जड़ी बूटियां थीं। इसके प्रभाव शक्तिशाली थे, लेकिन इसके भीतर का अग्नि विष भी उतना ही भयंकर था। यही कारण था कि जब इसे काढ़ा बनाकर पिया जाता था, तो ये शरीर को भट्टी की तरह जला देता था और मांस में अग्नि विष रिसने का कारण बनता था। जब पहले गोल्डन गूज तकनीक को बढ़ाया था, तो ओरिजिन फोर्स की 1 इकाई के लिए ब्लड नॉरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन जड़ी बूटियों के 6 सेटों की आवश्यकता थी। रेडफायर पाउडर में अत्यधिक पुष्टिकारक जड़ी बूटियों का उपयोग किया गया है,
जिनकी क्षमता असाधारण रूप से मजबूत है। भले ही यह आवश्यक ऊर्जा को पूरी तरह से पूरा न कर सके, लेकिन यह रक्तक्यूई की हानि का कारण नहीं बनेगा। बुरा से बुरा यह होगा कि यह अस्थायी रूप से उसे पूरी तरह से खाली कर देगा। वर्तमान में उनकी रक्तक्यूई शक्ति अपने चरम के लगभग 80% पर थी। वह अपनी सीमाओं को पार करने की थकान की स्थिति में नहीं थे, इसलिए अभी ओरिजिन फोर्स का उपयोग करना सुरक्षित था। भले ही औषधीय शक्ति अपर्याप्त साबित हो, उनकी बची हुई रक्तक्यूई उसकी भरपाई कर देगी, जिससे वह पूरी तरह खत्म नहीं होगी। उन्होंने पिसा हुआ पाउडर पानी में डाला और अपने हाथ से अच्छी तरह मिलाया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक विचार भेजा, गोल्डन गूज तकनीक को बढ़ाने के लिए ओरिजिन फोर्स की 1 इकाई का उपयोग करें। एक पल में उनकी कोशिकाओं की गहराई से रहस्यमय ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट हुआ, जिसने बेसिन से औषधीय शक्ति को उनकी कमर और पैरों में खींच लिया। गोल्डन गूज तकनीक के 9वें चरण के लिए उन्हें इसमें ब्लड क्यूई बर्स्ट तकनीक को पूरी तरह से समाहित करने की आवश्यकता थी। ये एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया थी, जिसमें न केवल शरीर और रक्त क्यूई पर बहुत अधिक नियंत्रण की मांग थी, बल्कि विशिष्ट मांसपेशियों और झिल्लियों को मजबूत करने की भी आवश्यकता थी। अन्यथा उनका शरीर तकनीक द्वारा जारी रक्त क्यूई के हिंसक विस्फोटों को कभी सहन नहीं कर पाता। लिन जेयू का मन एक पल के लिए धुंधला हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने चेतना स्थान में प्रवेश किया और प्रशिक्षण के अंतहीन चक्र शुरू किए। उनके पिछले प्रशिक्षण के विपरीत गोल्डन गूज तकनीक के 9वें चरण में आगे बढ़ना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने बार बार प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल रहे। इन बार बार के प्रयासों और विफलताओं ने उनके शरीर पर जबरदस्त तनाव और क्षति पहुंचाए। सौभाग्य से उनके चेतना स्थान के भीतर उनका शरीर तेजी से पुनर्जीवित हो सकता था, जिससे वे स्थायी आंतरिक चोटों से बच गए। बिना विचलित हुए लिन जेयू विफलता के बाद विफलता के बावजूद डटे रहे, प्रत्येक गलती से सीख रहे थे और हर प्रयास के साथ अपने नियंत्रण को निखार रहे थे। बार बार की असफलताओं के माध्यम से उनकी समझ गहरी हुई और उनकी महारत तेज हो गई। गोल्डन गूज तकनीक को प्रवाहित करने में शामिल मांसपेशियां, टेंडन और त्वचा बार बार के तनाव के माध्यम से धीरे धीरे सख्त हो गए और अधिक दृढ़ तथा लचीले बन गए। रहस्यमय ऊर्जा रेड फायर पाउडर का सार ले गई और उनकी कमर और पैरों की मांसपेशियों, टेंडन और त्वचा को पोषण और मजबूती दी। कुछ सांसों के बाद लिन जेयू ने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक लंबी, भारी सांस छोड़ी। आंखें खोलने पर उन्होंने सबसे पहले अपनी गोल्डन गूज तकनीक की प्रगति की जांच नहीं की, बल्कि अपनी स्थिति को महसूस किया। मेरी रक्तक्यूई पूरी तरह से अपने चरम पर वापस आ गई है। रेड फायर ब्लड नॉरिशिंग पाउडर वास्तव में अपने नाम के अनुरूप है। उन्होंने बेसिन से अपना हाथ उठाया और सूंघा। एक हल्की औषधीय सुगंध अभी भी बनी हुई थी। इसका मतलब था कि जड़ी बूटियों की औषधीय शक्ति अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। रेड फायर पाउडर का 1 सेट औषधीय क्षमता में कम से कम 6 सेट ब्लड नॉरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन के बराबर है। वास्तव में कितना अधिक है, इसके लिए मुझे और परीक्षण करने की आवश्यकता होगी। कुछ गणना के बाद लिन जेयू रेड फायर पाउडर से बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी जागरूकता को भीतर की ओर मोड़ा। उनकी गोल्डन गूज तकनीक की प्रगति 4% और बढ़ गई थी। गोल्डन गूज तकनीक में रक्तक्यूई बर्स्ट तकनीक को एकीकृत करना उनकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन था। सामान्य साधनों के माध्यम से इसे प्राप्त करना लगभग असंभव था। यदि ओरिजिन फोर्स की सहायता न होती, जिसने उन्हें उस रहस्यमय मानसिक क्षेत्र में प्रवेश करने, बिना किसी रोक टोक के प्रशिक्षण लेने और अपने शरीर को परिष्कृत एवं मजबूत करने की अनुमति दी, तो वह इसे कभी नहीं कर पाते। स्वर्ग परिश्रम का फल देता है। नाम लिन जेयू। ओरिजिन फोर्स 8। कौशल गोल्डन गूज तकनीक 9वां चरण 27%। कछुआ श्वास ग्रैंड विधि 3रा चरण 100%। लगभग 2 महीने की साधना के बाद उनकी कछुआ श्वास ग्रैंड विधि 3रे चरण में पूर्ण महारत तक पहुंच गई थी, जबकि उनकी गोल्डन गूज तकनीक 9वें चरण के 27% तक पहुंच गई थी। मैं गोल्डन गूज तकनीक को बढ़ाना जारी रखूंगा। इस बार मैं ओरिजिन फोर्स की 2 इकाइयों का उपयोग करूंगा और रेड फायर पाउडर का एक और सेट डालूंगा। उनके पास अभी भी ओरिजिन फोर्स की 8 इकाइयां बची थीं, और वे ये सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए पर्याप्त थी कि रेड फायर पाउडर के एक सेट के बराबर ब्लड नॉरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन के कितने सेट होते हैं। उन्होंने रेड फायर जड़ी बूटियों का एक और सेट निकाला, उन्हें बारीक पाउडर में पीसा और उन्हें उस बेसिन में डाल दिया जिसमें अभी भी अवशिष्ट औषधीय शक्ति थी। गोल्डन गूज तकनीक को बढ़ाने के लिए ओरिजिन फोर्स की 2 इकाइयों का उपयोग करें। विचार बाहर की ओर लहर की तरह फैला।
परिचित एहसास लौट आया और लिन जेयू ने निरंतर साधना और शोधन का एक और दौर शुरू किया। विफलता के बाद विफलता के माध्यम से उन्होंने सबक और अंतर्दृष्टि को अवशोषित किया और प्रत्येक को अपनी तकनीक की गहरी समझ में बदल दिया। अध्याय 156 परीक्षण और सुधार 1। डूबता हुआ सूरज पश्चिम की ओर झुक गया और उसकी धुंधली सुनहरी आभा पूरी धरती पर फैल गई। आंगन में लिन जेयू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके होठों से एक लंबी गहरी सांस निकली और वे खड़े होकर अपनी चेतना के भीतर के डेटा को देखने लगे। स्वर्ग परिश्रम का फल देता है। नाम लिन जेयू। ओरिजिन फोर्स 0। कौशल गोल्डन गूज तकनीक 9वां चरण 59%। कछुआ श्वास ग्रैंड विधि 3रा चरण 100%। गोल्डन गूज तकनीक के 9वें चरण को पूर्णता परफेक्शन तक पहुंचाने के लिए मुझे अभी भी ओरिजिन फोर्स की 11 इकाइयों की आवश्यकता है। अपनी शेष 8 इकाइयों का उपयोग करने के बाद इसकी प्रगति 9वें चरण के 59% तक पहुंच गई थी। रेड फायर ब्लड नॉरिशिंग पाउडर के 5 सेट खत्म हो चुके थे, जबकि ब्लड नॉरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन जड़ी बूटियों के 5 सेट पूरी तरह से बेकार साबित हुए थे। परीक्षण के माध्यम से उन्होंने पाया कि गोल्डन गूज तकनीक के 9वें चरण को आगे बढ़ाने के लिए ओरिजिन फोर्स की 2 इकाइयों के साथ रेड फायर ब्लड नॉरिशिंग पाउडर के 1 सेट की आवश्यकता होती है। थकान की अवस्था में आगे बढ़ते समय रेड फायर पाउडर के साथ ओरिजिन फोर्स की 2 इकाइयों का उपयोग करने से उनकी रक्त क्यूई की शक्ति केवल 10% ही बहाल हो पाती थी। रेड फायर पाउडर का 1 सेट ब्लड नॉरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन के लगभग 10 सेटों के बराबर क्षमता रखता था। लिन जेयू ने लकड़ी के बेसिन की ओर देखा, जिससे अभी भी हल्की औषधीय सुगंध आ रही थी। उसमें कुछ अवशिष्ट औषधीय शक्ति बची थी, फिर भी वह अब उनके किसी काम की नहीं थी। इसका अधिकांश हिस्सा अग्नि विष, विषाक्त पदार्थों और विभिन्न अशुद्धियों से बना था जो दुष्प्रभाव पैदा कर सकते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि रेड फायर ब्लड नॉरिशिंग पाउडर इतना शक्तिशाली होने के बावजूद इतना सस्ता है। बची हुई अधिकांश शक्ति अग्नि विष और मामूली अशुद्धियों का मिश्रण है, जिसमें विष के अंश हैं। शरीर में इतना जहर जमा होना देर सवेर मुसीबत खड़ी कर देगा, लिन जेयू बुदबुदाए। उन्होंने बची हुई राख में अपनी उंगलियां डुबोई, उसे सूंघने के लिए नाक के पास लाए और फिर उसे अपनी जीभ से छुआ। उनके मुंह में अग्नि विष की एक हल्की लहर फैल गई और उनकी जीभ थोड़ी जलने लगी। यह इस बात का प्रमाण था कि उस जड़ी बूटी के दुष्प्रभाव वास्तव में कितने भयंकर थे। मुझे बाफान शहर के काले बाजार के बारे में पता करना चाहिए कि वह कहाँ है और कब खुलता है। जब समय मिलेगा तो मैं वहां जाकर देखूंगा। शायद मुझे कुछ ऐसे फॉर्मूले मिल जाए जिनकी शक्ति अधिक हो, दुष्प्रभाव भारी हो और कीमतें कम हो, लिन जेयू ने सोचा। जब ओरिजिन फोर्स का उपयोग किया जाता था तो आवश्यक ऊर्जा उन जड़ी बूटियों के सेट से आती थी जो सार और रक्त क्यूई को मजबूत करती थी। जड़ी बूटियों के बाकी घटक, जिनका इस प्रक्रिया में कोई उपयोग नहीं था, अवशेष के रूप में बच जाते थे। लिन जेयू ने पहले परीक्षण किया था कि ब्लड नॉरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन में से उन कुछ जड़ी बूटियों को हटा देने से, जो गुणों को संतुलित करने और दुष्प्रभावों को कम करने के लिए उपयोग की जाती थी, समग्र औषधीय शक्ति पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता था। चूंकि वह दवा को सीधे खाकर अवशोषित नहीं कर रहे थे, इसलिए अत्यधिक शक्ति या हानिकारक दुष्प्रभावों की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए उन्हें उन संतुलनकारी सामग्रियों की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि वे जड़ी बूटियां सस्ती थीं और दवा की प्रभावकारिता को थोड़ा बढ़ा सकती थी, इसलिए वे अभी भी हर बार पूरा सेट ही खरीदते थे। ब्लड नॉरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन की जड़ी बूटियां अपने अद्वितीय गुणों के माध्यम से एक दूसरे की पूरक थी, जिससे पोषण अधिकतम होता था और एक योद्धा की रक्त क्यूई मजबूत होती थी। यदि अलग अलग उपयोग किया जाता तो प्रभाव बहुत कम हो जाता। यही कारण था कि लिन जेयू दुर्लभ एकल जड़ी बूटियों को खरीदने के बजाय पूर्ण पौष्टिक नुस्खे खरीदना पसंद करते थे। फूश रक्त क्यूई उनके पैरों में उमड़ पड़ी। जैसे ही उन्होंने रक्त क्यूई विस्फोट तकनीक को सक्रिय किया, उनके पैर गोल्डन गूज तकनीक के साथ आंगन में तेजी से चलने लगे। दाहिने पैर के अचानक झटके के साथ उनका शरीर तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा, फिर जड़त्व को धता बताते हुए कोने की दीवार पर अचानक रुक गया। अपने शरीर को घुमाते हुए वे तेजी से बाईं ओर मुड़े और एक बार फिर तोप के गोले की तरह निकले। आंगन में उनकी गति की धुंधली परछाइयां रह गईं। गोल्डन गूज तकनीक के 9वें चरण को 59% तक बढ़ाने के बाद अब वे इसके कुछ सरल फुटवर्क करने में सक्षम थे। हालांकि अभी पूरी तरह से फुर्तीले नहीं थे, लेकिन अब वे सीधे दौड़ सकते थे, कोनों पर मुड़ सकते थे, ऊपर या नीचे कूद सकते थे,
और आसानी से अगल बगल चल सकते थे, भले ही थोड़ा अकड़न के साथ। वर्तमान में गोल्डन गूज तकनीक का 9वां चरण केवल दुश्मनों से बचने या उनका पीछा करने के लिए उपयुक्त था, न कि करीबी मुकाबले के लिए। एक संक्षिप्त साधना सत्र के बाद लिन जेयू ने शांति से विचार किया, मैं सोच रहा हूं कि मेरी ताकत अब कहां तक पहुंच गई है। मुझे किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ इसका परीक्षण करने का मौका ढूंढना होगा। वे मार्शल साधना के उच्च चरणों के बारे में बहुत कम जानते थे, विशेष रूप से रक्त क्यूई के छठे रूपांतरण और नैरो रिफाइनिंग रियलम से परे की शक्ति के बारे में। रक्त क्यूई के पहले से चौथे रूपांतरण तक शक्ति में वृद्धि के उनके अनुमान के आधार पर छठा रूपांतरण संभवतः तीसरे की तुलना में अधिकतम दोगुनी ताकत देगा। जहां तक 9वें रूपांतरण की बात है, उसे मापना कठिन था, लेकिन यह निश्चित रूप से उनकी वर्तमान ताकत से बहुत आगे होगा। कहा जाता था कि जब एक मार्शल आर्टिस्ट 9वें रूपांतरण यानी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच जाता है, तो उनकी शक्ति में एक जबरदस्त कायाकल्प होता है और उनकी हड्डी तथा आध्यात्मिक योग्यता एक उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। लिन जेयू का लक्ष्य नैरो रिफाइनिंग रियलम में आगे बढ़ने से पहले ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचना था। खट खट खट, आंगन के गेट के बाहर से खटखटाने की आवाज आई। लिन जेयू ने अपनी साधना रोकी और दरवाजा खोला। चाचा, माँ ने आपको रात के खाने के लिए बुलाया है, हान तियानशुन ने एक हंसमुख मुस्कान के साथ कहा। उसका चेहरा लाल था और माथे पर पसीने की बूंदें थीं, वह जरूर दौड़ता हुआ आया होगा। ठीक है, तुम आगे बढ़ो, मैं अभी आता हूँ। लिन जेयू मुस्कुराए और बात करते हुए हान तियानशुन के सिर को थपथपाया। ठीक है फिर, मैं पहले घर जाता हूँ। नमस्ते, चाचा। हान तियानशुन ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया, हाथ हिलाया और अपने आंगन की ओर दौड़ गया। उनके आंगन एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थे। हल्की हवा स्वादिष्ट भोजन की सुगंध लेकर आ रही थी। मैं सोच रहा हूँ कि सोनगई शहर में चीजें कैसी होंगी। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि वरिष्ठ भाई सुरक्षित और स्वस्थ हो, लिन जेयू ने क्षितिज पर गुलाबी बादलों को देखते हुए अपने आप से कहा। समय धीरे धीरे बीतता गया। जब फेहोंग गैंग पहली बार बाफांग शहर पहुंचा, तो उसके पास संपत्ति के नाम पर बहुत कम था और उसे इतने सारे सदस्यों की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि फेहोंग गैंग ने सोनगई शहर में बड़ी प्रतिष्ठा का आनंद लिया था, लेकिन बाफांग शहर में जीवन कठिन था। सब कुछ शून्य से शुरू करना था। उन्हें न केवल बाफांग शहर की स्थानीय शक्तियों के दमन को सहना पड़ा, बल्कि अन्य विस्थापित समूहों से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जो फेहोंग गैंग की तरह ही अपने शहरों से भागकर आए थे। यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करना कोई आसान काम नहीं था। बाफांग शहर पहुंचने पर गैंग के कई सदस्यों को हटा दिया गया, जबकि कुछ ने नए अवसरों की तलाश में अपनी मर्जी से साथ छोड़ दिया। जीवित रहने के लिए फेहोंग गैंग ने अपना आकार बहुत छोटा कर लिया और केवल बोनफोजिंग रियलम से ऊपर के सक्षम लड़ाकों को ही अपने पास रखा। साधारण सदस्यों को हमेशा बदला जा सकता था, लेकिन बोनफोजिंग रियलम से ऊपर के भरोसेमंद विशेषज्ञों को ढूंढना कहीं अधिक कठिन था। लिन जेयू अभी भी नामात्र के लिए फेहोंग गैंग के झंडे के नीचे बने हुए थे, हालांकि अब वे अपने दिन बिना किसी काम के बिताते थे। हर दिन वे अपने आंगन में मार्शल आर्ट का अभ्यास करते, टॉक्सिकोलॉजी कोडेक्स का अध्ययन करते और कभी कभी बाफांग शहर के स्थानीय रीति रिवाजों का अनुभव करने के लिए वहां घूमते थे। जू किन्ये, रेन किनफेंग या अन्य लोगों को देखे बिना कई दिन बीत गए। वे किसी महत्वपूर्ण काम में व्यस्त लग रहे थे। लॉर्ड्स फ्रेग्रेंस पवेलियन के अंदर। जैसा कि कहानी आगे बढ़ती है, तेमुजिन ने महान रेगिस्तान को एकीकृत करने के बाद अपने सेनापतियों को भव्य उपाधियों से पुरस्कृत किया, गो जिन को 1000 का कमांडर नियुक्त किया और यहां तक कि अपनी प्रिय पुत्री हुआ जिन से विवाह का प्रस्ताव भी दिया और उसे गोल्डन नाइफ प्रिंस कंसोर्ट का नाम दिया। क्वोट, मंच पर कहानीकार ने बड़े जोश के साथ द लेजेंड ऑफ द कॉन्डोर हीरोज सुनाई। लिन जेयू ने जो कहानी कभी लिखी थी, वह पूरे बाफांग शहर में बेहद लोकप्रिय हो गई थी। हर कोने में लोगों को इसके पात्रों की चर्चा करते सुना जा सकता था। मास्टर लिन, आपकी कहानी वास्तव में शानदार है। कोई 100 बार सुन ले तब भी उसका मन नहीं भरेगा, जिया योंग ने प्रशंसा के साथ कहा। 5 दिन बीत चुके थे और वे आखिरकार बाफांग शहर में बस गए थे। हालांकि बाफांग शहर में फेहोंग गैंग के पास बहुत कम व्यवसाय थे और उसे अभी खुद को स्थापित करना बाकी था। परिणामस्वरूप जिया योंग और अन्य लोगों के पास लिन जेयू की तरह करने के लिए बहुत कम काम था। जब भी उनके पास खाली समय होता, वे एक चाय घर जाते, चाय की एक केतली और कुछ नाश्ता मंगवाते और समय बिताने के लिए कहानियां सुनते हुए दोपहर बिताते।
जहां तक वेश्यालयों की बात थी, वे अक्सर वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। सोनगई शहर से बाफांग शहर में अभी अभी स्थानांतरित होने के कारण उनका जीवन अभी स्थिर नहीं था और उन्हें आपात स्थिति के लिए कुछ चांदी बचाने की जरूरत थी। मैंने सुना है कि बाफांग शहर की कई अमीर युवतियां आपकी स्ट्रेंज टेल्स फ्रॉम ए चाइनीज स्टूडियो को बहुत पसंद करती हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि आप इसके लेखक हैं, तो आपके सुंदर नैन नक्श और महान ताकत के साथ आप निश्चित रूप से उनका दिल जीत लेंगे, जी जियांग ने ठहाके के साथ कहा। लिन जेयू ने पहले जो कुछ कहानियां लिखी थीं, वे पूरे बाफांग शहर में व्यापक रूप से फैल गई थीं। उनमें से स्ट्रेंज टेल्स फ्रॉम ए चाइनीज स्टूडियो विशेष रूप से युवा रईसों, महिलाओं और विद्वानों द्वारा पसंद की जाती थी। लेकिन अब लिन जेयू का उस सब से कोई लेना देना नहीं था। ग्रेट वे राजवंश में कॉपीराइट की कोई अवधारणा नहीं थी। एक बार कहानी सुना दी गई तो वह सबकी हो गई। अगर मैं ऐसा कह भी दूं, तो पहले किसी को मुझ पर विश्वास करना होगा, लिन जेयू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बाफांग शहर में आए उन्हें कई दिन हो गए थे। जब भी उनके पास समय होता, वे शहर के चाय घरों में घूमते, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें उनके पुराने गुरु लियांग सोंग दिख जाएं। सोनगई शहर में लियांग सोंग अपना अधिकांश समय चाय घरों में कहानीकारों को सुनने और चाय पीने में बिताते थे। यदि किस्मत ने साथ दिया, तो शायद वे उन्हें इन्हीं जगहों में से किसी एक में पा सकते थे। दुर्भाग्य से ओल्ड मास्टर चेन लियांग सोंग के बारे में बहुत कम जानते थे और उन्हें केवल इतना पता था कि बाफांग शहर में उनका एक दुश्मन था और वे संभवतः कहीं छिपे हुए थे, बदला लेने के मौके का इंतजार कर रहे थे। इस प्रकार लिन जेयू केवल घास के ढेर में सुई की तरह उन्हें ढूंढ सकते थे, जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर था। यदि वे उन्हें ढूंढने में सफल रहे, तो लिन जेयू सूक्ष्मता से अपने गुरु के दुश्मन के बारे में पूछताछ कर सकते थे और मार्शल आर्ट में उनकी शिक्षा के बदले में बदला लेने में उनकी मदद कर सकते थे। लेकिन अगर वे उन्हें नहीं ढूंढ पाए, तो कोई बात नहीं, वे जो कर सकते थे वह करेंगे और बाकी किस्मत पर छोड़ देंगे। अध्याय 157 परीक्षण और सुधार 2। रात हो गई। बाफांग शहर का आंतरिक शहर 8 प्रमुख जिलों में बंटा हुआ था। प्रत्येक जिले की अपनी विशेषता थी, लेकिन जिनगलुआन जिला सबसे प्रसिद्ध था। यह विलासिता का एक ऐसा अड्डा था जिसे वह शहर जो कभी नहीं सोता के रूप में जाना जाता था और ये पूरे बाफांग शहर के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था। जैसे जैसे शाम गहरी हुई, रात पूरी तरह से छा गई। पूरे जिनगलुआन जिले में लालटेनें जल उठी, जिससे इसकी हलचल भरी सड़कों का हर कोना रोशन हो गया। रात में भी सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ थी और गाड़ियां अंतहीन धाराओं में गुजर रही थीं। शांत होने के बजाय अंधेरा होने के बाद शहर और भी जीवंत हो गया। सड़क के दोनों ओर से रोशनी झिलमिला रही थी क्योंकि जुआघर, सराय, थिएटर, खजाने की दुकानें और गणिका गृह कतारबद्ध थे, जिससे रात जहां भी देखो रंगों और चमक से भर गई थी। लिन जेयू ने भूरे रंग की फिटिंग वाली पोशाक पहनी थी, जिसके नीचे उनकी मांसपेशियां कसी हुई थीं, और उनके नैन नक्श एक चौकोर चेहरे वाले प्रभावशाली मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति में बदल गए थे। उन्होंने जिनगलुआन जिले को पार किया और उसके बाहरी इलाके में एक जुआ घर पहुंचे। मुखौटा पहनकर उन्होंने जुआ घर में प्रवेश किया और एक परिचारक के साथ गुप्त संकेत का आदान प्रदान किया। वह आदमी उन्हें गलियारों की एक श्रृंखला के माध्यम से ले गया, बाएं और दाएं मुड़ते हुए, जब तक कि वे एक अन्य बाजार तक नहीं पहुंच गए। अंदर का बाजार उज्ज्वल और भीड़भाड़ वाला था, जो हलचल भरे जीवन से भरा था। लिन जेयू ने प्रवेश करने के लिए 3 चांदी के सिक्के दिए और स्टॉलों के बीच घूमना शुरू कर दिया। ये वह काला बाजार था जिसके बारे में उन्होंने सुना था। बाफांग शहर के काले बाजार आंतरिक शहर के सबसे समृद्ध जिलों के भीतर गहरे छिपे हुए थे। यहाँ हर कल्पना की जा सकने वाली चीज मिल सकती थी, हर तरह का सामान जो विविधता में चकाचौंध कर देने वाला था, यहाँ तक कि दास और यौन दास भी बेचे जाते थे। जब उन्होंने स्टॉलों को देखा, तो लिन जेयू का ध्यान साधना तकनीकों, जहर बनाने के लिए प्रतिबंधित सामग्री और पौष्टिक औषधीय फॉर्मूलों को खोजने पर केंद्रित था। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने 1 दर्जन से अधिक मार्शल हॉल का दौरा किया था, लेकिन वहां प्रशिक्षण की लागत अत्यधिक थी। यह मैनुअल खरीदने की तुलना में कहीं अधिक थी। इसके अलावा मार्शल हॉल अपनी तकनीक कभी अलग से नहीं बेचते थे। यदि कोई भीतर प्रशिक्षित होता, तो अगली तकनीक सिखाने से पहले प्रत्येक चरण में महारत हासिल करनी पड़ती थी। वे कभी भी पूरी कला एक साथ नहीं सिखाते थे। इसलिए लिन जेयू के पास हार मानने और एक उपयुक्त तकनीक खोजने की उम्मीद में काले बाजार में अपनी किस्मत आजमाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सम्मानित ग्राहक, आप किस तरह की साधना तकनीक खरीदना चाह रहे हैं?
तकनीक बेचने वाले स्टॉल मालिक ने एक दोस्ताना मुस्कान के साथ पूछा। उसका कल्टीवेशन मजबूत था, रक्त क्यूई के दूसरे रूपांतरण के स्तर पर। हालांकि उसकी आभा मंद और अच्छी तरह से छिपी हुई थी, फिर भी इसमें रक्त क्यूई शक्ति का एक सूक्ष्म स्पंदन था जिसने उसकी वास्तविक ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल कर दिया था। हालांकि उस व्यक्ति के पास अपनी उपस्थिति को छिपाने की तकनीक थी, लेकिन कछुआ श्वास तकनीक को पूर्णता के तीसरे चरण तक पहुंचाने के बाद लिन जेयू की धारणा बहुत तेज हो गई थी। अपने शरीर पर उनकी समझ और नियंत्रण में भी सुधार हुआ था। उस व्यक्ति के सार, क्यूई, आत्मा और आभा को देखकर लिन जेयू ने आसानी से पहचान लिया कि स्टॉल मालिक रक्त क्यूई के दूसरे रूपांतरण के स्तर पर था। इतनी ताकत का मार्शल आर्टिस्ट निश्चित रूप से कोई साधारण तकनीक नहीं बेचेगा। केवल तीसरे दर्जे की तकनीकें। क्या आपके पास कोई दूसरे दर्जे की तकनीक नहीं है जो ब्लड क्यूई रियलम तक पहुंचने में मदद कर सके? लिन जेयू ने पूछा। उन्होंने प्रदर्शन पर रखे विवरणों को सरसरी तौर पर देखा। प्रत्येक तीसरे दर्जे की तकनीक थी जो केवल ऑर्गन फोर्जिंग रियलम के चरम तक साधना करने में मदद कर सकती थी। उस व्यक्ति की ताकत को देखते हुए ये स्पष्ट था कि वह निम्न स्तरीय मैनुअल से अपनी जीविका नहीं चला सकता था। रक्त क्यूई के दूसरे रूपांतरण वाला एक साधक इतने कम लाभ के लिए तीसरे दर्जे की तकनीक बेचने का कष्ट नहीं करेगा। स्टॉल मालिक ने चारों ओर नजर डाली, फिर अपनी आवाज धीमी की और कहा, दूसरे दर्जे की तकनीकें खुले तौर पर बेचने के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप वास्तव में एक चाहते हैं तो मैं इसे आपको निजी तौर पर बेच सकता हूं, बस इसकी कीमत थोड़ी अधिक होगी। सोनगई शहर के काले बाजार की तरह बाफांग शहर के काले बाजारों में ब्लड क्यूई रियलम तक साधना करने में सक्षम दूसरे दर्जे की तकनीकों की खुली बिक्री वर्जित थी। फिर भी ये स्टॉल मालिक स्पष्ट रूप से ऐसे नियमों की ज्यादा परवाह नहीं करता था। वह लिन जेयू से पहले रूपांतरण के साधक की हल्की आभा महसूस कर सकता था, जो ताकत उन्होंने जानबूझकर प्रकट की थी। आपके पास कौन सी तकनीकें हैं? लिन जेयू ने पूछा। स्टॉल मालिक ने अपने लबादे से कागज की एक पर्ची निकाली और थमा दी। 6 तकनीकें सूचीबद्ध थीं, जिनमें से प्रत्येक के पास एक संक्षिप्त विवरण था। वहां अज्योर क्लाउड तकनीक, हेवन इल्यूमिनेटिंग फिस्ट, ओवरलॉर्ड वेल सीक्रेट मेथड थी। नाम प्रभावशाली लग रहे थे और विवरण भव्य दावों से भरे थे, फिर भी करीब से निरीक्षण करने पर उनमें से सबसे अच्छी तकनीक को केवल रक्त क्यूई के चौथे रूपांतरण तक ही साधा जा सकता था। उनमें से एक तो माउंटेन शटरिंग पाम के समान एक गुप्त कला थी, जो अपनी ताकत को तिगुना करने में सक्षम थी। चूंकि यह लगभग वैसी ही थी, इसलिए इसे खरीदने का कोई कारण नहीं था। लिन जेयू ने थोड़ा माथा सिकोड़ा, निराशा बढ़ती जा रही थी। उन्होंने पूछा, क्या आपके पास बस इतना ही है? ऐसा कुछ नहीं जिसे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन या छठे रूपांतरण तक साधा जा सके? स्टॉल मालिक ठिठक गया और एक अजीब भाव से लिन जेयू को ताकने लगा। इस आदमी की महत्वाकांक्षाएं आश्चर्यजनक थीं। वह वास्तव में मैरो रिफाइनिंग रियलम में प्रवेश करने से पहले छठे रूपांतरण या यहां तक कि ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचने का इरादा रखता था। केवल 40 वर्ष की आयु से पहले मैरो रिफाइनिंग रियलम तक पहुंचकर ही कोई और अधिक मजबूत होना जारी रख सकता था। 40 के बाद शक्तिशाली अमृत का उपयोग करके भी कोई और सुधार नहीं कर सकता था और केवल जीवन को थोड़ा लंबा कर सकता था। मैरो रिफाइनिंग रियलम में प्रवेश करने के लिए पहले रक्त क्यूई के चौथे रूपांतरण तक पहुंचना पड़ता था और वहां से उस रियलम तक बढ़ने में कम से कम 6 या 7 साल लगते थे। दूसरे शब्दों में 40 से पहले मैरो रिफाइनिंग रियलम में प्रवेश करने का मौका पाने के लिए 33 वर्ष की आयु से पहले रक्त क्यूई के चौथे रूपांतरण तक पहुंचना आवश्यक था। कठिनाई बहुत अधिक थी, यही कारण था कि बहुत कम लोग कभी मैरो रिफाइनिंग रियलम तक पहुंच पाते थे। और छठे रूपांतरण या यहां तक कि ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तक साधना करना और भी भयानक चुनौती थी। ब्लड क्यूई रियलम का प्रत्येक चरण एक कठिन चढ़ाई थी। कोई जितने अधिक रूपांतरण चाहता था, वे उतने ही कठिन होते जाते थे। 9 रूपांतरणों को प्राप्त करना और ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचना स्वर्ग में चढ़ने जितना कठिन था। 33 से पहले इसे पूरा करना और मैरो रिफाइनिंग रियलम में और आगे बढ़ना तो दूर की बात थी। केवल शक्तिशाली गुटों में पैदा हुए और असाधारण प्रतिभा वाले लोग ही ऐसी उपलब्धि हासिल करने की आशा कर सकते थे। नहीं, कोई भी तकनीक जो छठे रूपांतरण तक साधना की अनुमति देती है, वह एक उच्च स्तरीय दूसरे दर्जे की तकनीक है। ये कभी भी खुले तौर पर नहीं घूमेगी। यदि आप एक सीखना चाहते हैं, तो आपको एक बड़ी शक्ति में शामिल होना होगा। एक महान गुट के समर्थन और शक्तिशाली अमृत और गोलियों तक पहुंच के बिना छठे रूपांतरण तक पहुंचना लगभग असंभव है।
अधिकांश स्वतंत्र साधकों के लिए पांचवा रूपांतरण ही उनकी सीमा है, स्टाल मालिक ने सिर हिलाते हुए कहा। तो फिर रहने दो। लिन जेयू ने कागज वापस थमा दिया और जाने के लिए मुड़ गए। स्टाल मालिक ने अगले ग्राहक की प्रतीक्षा करने के लिए वापस बैठने से पहले उनके जाते हुए शरीर को एक सहज मुस्कान के साथ देखा। लिन जेयू काले बाजार में घूमते रहे। तकनीक बेचने वाले कई ब्लड क्यूई रियलम के मार्शल आर्टिस्ट थे। वे संभवतः दूसरे शहरों से आए घुमक्कड़ थे। उन्होंने हर स्टाल पर पूछताछ की, लेकिन उन्हें ऐसी कोई तकनीक नहीं मिली जिससे वे संतुष्ट हों। क्या इसका मतलब यह है कि मुझे सेंट्रल प्लेन्स जाना होगा या किसी बड़ी शक्ति में शामिल होना होगा? लिन जेयू ने लाचारी से सोचा। एक बड़ी शक्ति के भीतर भी उच्च श्रेणी की तकनीक प्राप्त करना कोई सरल मामला नहीं था। ऐसी कलाओं को अर्जित करने के लिए बड़ी मात्रा में कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की आवश्यकता होती थी। लिन जेयू आधी रात बीतने तक काले बाजार में रुके रहे और अंत में वहां से चले गए। हालांकि उन्हें कोई उपयुक्त साधना तकनीक नहीं मिली थी, लेकिन वे काफी उपयोगी वस्तुएं खरीदने में सफल रहे थे। उन्होंने टॉक्सिकोलॉजी कोडेक्स में सूचीबद्ध उन सभी जड़ी बूटियों को प्राप्त कर लिया था जो जहर और शामक बनाने के लिए आवश्यक थी, जो मेरो रिफाइनिंग रियलम के मार्शल आर्टिस्टों को भी खतरा पैदा करने में सक्षम थी। हालांकि जहर पाउडर और शामक की सामग्री बेहद महंगी थी और लिन जेयू उन्हें थोक में खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उन्होंने प्रत्येक के एक बैच के लिए पर्याप्त सामग्री खरीदी, उन्हें भविष्य के उपयोग के लिए तैयार करने की योजना बनाई, जिसमें कुल 380 चांदी के सिक्के खर्च हुए। जड़ी बूटियों के अलावा उन्हें एक दुर्लभ नुस्खा भी मिला था। फॉर्मूले का नाम था एब्सोल्यूट डस्ट ब्लड कोगुलेटिंग पाउडर, एक प्राचीन नुस्खा जो कभी लोकप्रिय था लेकिन इसके गंभीर दुष्प्रभावों के कारण धीरे धीरे छोड़ दिया गया था। विक्रेता के अनुसार इसकी शक्ति रेड फायर ब्लड नॉरिशिंग पाउडर की तुलना में कहीं अधिक थी, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भयानक थे, यहाँ तक कि मेरो रिफाइनिंग रियलम के योद्धा भी इसका लापरवाही से उपयोग करने की हिम्मत नहीं करते थे। अधिकांश लोग इसे इंसानों के उपयोग के लिए नहीं बल्कि हिंसक जानवरों को खिलाने और मजबूत करने के लिए खरीदते थे। इसका प्रभाव रेड फायर ब्लड नॉरिशिंग पाउडर से कहीं ज्यादा मजबूत होना चाहिए। मैं बस ये सोच रहा हूं कि इसमें कितनी चांदी खर्च होगी और क्या ये कीमत के लायक है। इसके खतरनाक दुष्प्रभावों और सीमित उपयोग के कारण फॉर्मूले की कीमत अपेक्षाकृत कम थी। उन्होंने इसे केवल 60 चांदी के सिक्कों में खरीदा। मेरी बची हुई चांदी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, मुझे और कमाने का रास्ता ढूंढना होगा। खर्च के इन कुछ दिनों के बाद उनके पास केवल 1700 चांदी के सिक्के बचे थे, साथ ही रेड फायर ब्लड नॉरिशिंग पाउडर जड़ी बूटियों के 4 सेट थे। ये एक अच्छी राशि लग रही थी, लेकिन यदि वह एक साधना तकनीक खरीदने का इरादा रखते थे तो ये कहीं से भी पर्याप्त नहीं थी। अध्याय 158 गोल्डन विंड कोडेक्स 1। बाफांग शहर के बाहर, शहर की दीवारों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर करीने से व्यवस्थित चौकोर खेत थे। भोर होते ही मेहनती किसान खेतों में काम करने के लिए उठ जाते, निराई गुड़ाई करते और सब्जियां बोते, और घर लौटने से पहले रात होने तक कड़ी मेहनत करते। बाफांग शहर शांत और समृद्ध दिखाई देता था, जिस पर युद्ध की अराजकता का कोई असर नहीं पड़ा था। यदि शरण की तलाश में आने वाले व्यापारिक काफिलों और कभी कभी दिखने वाले शरणार्थियों का सिलसिला न होता तो किसी को संदेह हो सकता था कि युद्ध का अस्तित्व भी है या नहीं। बाफांग शहर के आम लोगों को शायद यह विश्वास ही नहीं था कि ग्रेट वे युद्ध की स्थिति में है। लिन जेयू शहर के फाटकों से बाहर निकले, अपनी दिशा की पुष्टि करने के लिए एक नक्शा निकाला और दूर के पहाड़ों की ओर चलने लगे। बाफांग शहर दक्षिणी बर्बर क्षेत्र के मध्य भाग में स्थित था, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिसके आगे अनंत पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई थी। उन पहाड़ों के भीतर कई जंगली और हिंसक जानवर रहते थे। एक प्रांत स्तरीय शहर के रूप में बाफांग शहर सोनगई शहर जैसे 18 जिला स्तरीय शहरों पर शासन करता था और 30,000 से अधिक विशिष्ट सैनिकों की एक स्थानीय सेना रखता था। इस शक्तिशाली सेना की उपस्थिति के कारण ही बाफांग शहर के आसपास किसी भी डाकू या जानवर की हिम्मत नहीं होती थी कि वे कोई परेशानी खड़ी करें। शहर छोड़ने के बाद लिन जेयू घने जंगल में दाखिल हुए। उन्होंने एक एकांत स्थान ढूंढा और अपना रूप बदल लिया। उनकी मांसपेशियां फूल गईं, उनका ढांचा चौड़ा हो गया और उनके चेहरे के नैन नक्श सूक्ष्म रूप से बदलकर एक दबंग मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के उग्र चेहरे में बदल गए। उनका इरादा अब से बाहर यात्रा करते समय इसी रूप का उपयोग करने का था। भले ही वह अपनी शक्ति प्रकट कर दे, लेकिन 30 के दशक का दिखने पर अत्यधिक ध्यान आकर्षित नहीं होगा। अन्यथा उनके मूल रूप के साथ कोई भी बता सकता था कि वह केवल 17 या 18 वर्ष के हैं।
यदि वह इतनी कम उम्र में चौथे रूपांतरण की शक्ति प्रदर्शित करते तो ये बहुत अधिक ध्यान खींचता। यहाँ तक कि सेंट्रल प्लेन्स में भी 17 या 18 साल की उम्र में रक्त क्यूई के चौथे रूपांतरण तक पहुंचने वाला व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ था। ऐसी प्रतिभाएं केवल बड़े परिवारों या संप्रदायों से ही आ सकती थी। बाफांग शहर जैसी जगह में ऐसी प्रतिभा का प्रकट होना आसानी से लालची लोगों की दिलचस्पी जगा सकता था। ये तो छोड़ ही दे कि यदि दूसरों को पता चलता कि लिन जेयू केवल 1 वर्ष से कम समय से साधना कर रहे हैं, तो वे निश्चित रूप से उन्हें पकड़ना चाहेंगे और यह अध्ययन करना चाहेंगे कि उन्होंने इतनी जल्दी प्रगति कैसे की। जैसे ही वह जंगल से गुजरे, उनके पैरों के नीचे सूखी घास, गिरे हुए पत्ते और टहनियां चरमराईं, और कभी कभी वह रेंगने वाली बेलों में उलझ जाते। उन्होंने कुछ देर तक जंगल में छानबीन की, लेकिन डाकुओं का कोई निशान नहीं दिखा। हालांकि उन्हें गहरे जंगलों में काफी शिकारी और जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले मिले। सोनगई शहर के विपरीत, जो दूरस्थ और संसाधनों में गरीब था, अधिकांश प्रमुख शक्तियां और गिरोह आंतरिक शहर के भीतर केंद्रित थे। बाफांग शहर के बाहर अलग अलग आकार की कई शक्तियां थीं। उनमें से पर्पल यू माउंटेन मनो, फॉरेस्ट नेट टेम्पल, शेडो मून पीक और वुल्फ किंग फोर्ट शहर की दीवारों के बाहर की सबसे प्रसिद्ध शक्तियां थीं। पहाड़ों की गहराई में शिकार करते समय लिन जेयू का सामना कभी कभी इन गुटों की वर्दी पहने सदस्यों से हो जाता था। चूंकि उनका सामना किसी डाकू से नहीं हुआ था, इसलिए शिकार ही उनके पैसे कमाने का एकमात्र साधन बन गया। शक्तिशाली जानवरों की काफी अच्छी कीमत मिल सकती थी। ऑर्गन फोजिंग रियलम के चरम पर मौजूद जानवर कम से कम 7 या 8 चांदी के सिक्कों में बिक सकते थे, जो उनके प्रकार पर निर्भर करता था। ब्लड क्यूई रियलम या उससे ऊपर के जानवरों की कीमत 10 चांदी के सिक्कों से शुरू होती थी, जबकि रक्त क्यूई के पहले रूपांतरण वाले जानवर 20 से अधिक में बिक सकते थे। हालांकि हिंसक जानवरों की इंद्रियां अत्यंत तेज और खाल सख्त होती थी, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता था, इसीलिए उनकी कीमतें अधिक थीं। घने जंगल के भीतर लिन जेयू गिरे हुए पत्तों पर चले, उनके पैरों के नीचे पत्तों की हल्की सरसराहट गूंज रही थी। यह यात्रा मुख्य रूप से शक्तिशाली जानवरों की गतिविधियों की सीमा को पहचानने और टोह लेने के लिए थी, ताकि वह बाद में उन्हें चारे से बाहर निकाल सके। टॉक्सिकोलॉजी कोडेक्स में विभिन्न जानवरों के लिए अलग अलग तरह के चारे दर्ज थे। उनका इरादा उन सभी का परीक्षण करने का था कि कौन सा सबसे अच्छा काम करता है। शुश! अचानक झाड़ियों से एक काली छाया झपटी, जिसके पीछे लाल आंखों वाले भेड़ियों का एक झुंड था। लिन जेयू पर हमला करते समय उनकी लाल आंखें चमक रही थीं। वह हल्के से एक तरफ हट गए और अपनी बाईं हथेली से वार किया, जिससे निकटतम भेड़िया उड़ता हुआ दूर जा गिरा। भेड़िया एक पेड़ के तने से टकराया और शांत हो गया। बैंग बैंग बैंग, धप धप की आवाजें गूंजी, क्योंकि भेड़िए एक के बाद एक हवा में उड़ाए जा रहे थे। उनमें से 3 को तुरंत मार दिया गया। खतरे के प्रति संवेदनशील होने के कारण झुंड को तुरंत एहसास हो गया कि उन्होंने एक दुर्जय योद्धा को उकसा दिया है। एक गहरी गूंज सुनाई दी, मुखिया भेड़िए ने धीमी गुर्राहट की, और झुंड तुरंत दुम दबाकर जंगल में गायब हो गया। अपने पैर की उंगली के हल्के प्रहार के साथ लिन जेयू की आकृति एक भूत की तरह धुंधली हो गई और वह चुपचाप भागते हुए मुखिया भेड़िए के बगल में प्रकट हुए। धप! उन्होंने एक ही हथेली से भेड़िए के माथे पर प्रहार किया। ये बहुत जोर से नहीं था, बस इतना कि वह बेहोश हो जाए। एक जीवित जानवर हमेशा मृत जानवर से अधिक कीमती होता था। रक्त क्यूई के पहले रूपांतरण के आसपास का एक जीवित भेड़िया पकड़ा गया। इसकी अच्छी कीमत मिलनी चाहिए, वह बुदबुदाए। लिन जेयू ने अपने बाएं हाथ से भेड़िए को उसकी गर्दन से पकड़ा और आसानी से उठा लिया। लाल आंखों वाले भेड़ियों में खतरे को भांपने की तीव्र समझ थी, लेकिन लिन जेयू ने कछुआ श्वास ग्रैंड विधि को तीसरे चरण की पूर्णता तक साध लिया था, जिससे वे अपनी आभा को दबाने और उन्हें पहले हमला करने के लिए लुभाने में सक्षम थे। रक्त क्यूई के तीसरे रूपांतरण वाले अन्य योद्धाओं के लिए अकेले 20 या 30 भेड़ियों के झुंड का सामना करना बेहद खतरनाक होता। केवल लिन जेयू अपनी आश्चर्यजनक गति और चलने की तकनीकों के साथ बिना किसी डर के ऐसे हमले का सामना कर सकते थे। माउंटेन शटरिन पाम के साथ मिलकर मोटी खाल वाले भेड़ियों को भी एक ही वार में मारा जा सकता था। उनके लिए हमला करने वाला झुंड आसान शिकार की एक कतार से ज्यादा कुछ नहीं था। मैं पहले इस भेड़िए को बेच दूंगा, फिर कल दोबारा शिकार करने आऊंगा। जंगल के माध्यम से लाल आंखों वाले भेड़िए को ले जाने के कारण अपनी उपस्थिति को छुपाना असंभव हो गया था। अन्य जानवरों ने इसकी गंध सूंघकर दूर से ही अपना रास्ता बदल लिया।
अपने बाएं हाथ में जीवित लाल आंखों वाला भेड़िया और अपने दाहिने कंधे पर 2 ऑर्गनफोजिन रियलम के भेड़ियों के शवों को लादे हुए वह पहाड़ से नीचे एक मनो की ओर उतरे। ये जड़ी बूटियों और जंगली जानवरों के लिए एक व्यापारिक बाजार था, जहां शिकारी, जड़ी बूटी विशेषज्ञ और व्यापारिक काफिले बड़ी संख्या में जमा होते थे। जैसे ही वह मनो में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि शिकारी और जड़ी बूटी विशेषज्ञ हर जगह स्टॉल लगा रहे थे, साथ ही जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए धनुष, क्रॉसबो, जानवरों का चारा और जाल बेचने वाले विक्रेता भी थे। इसे मनो कहना शायद ही सही था, ये एक विशेष बाजार जैसा अधिक था। पास के एक स्टॉल पर जानवरों का मांस बेचने वाले एक तगड़े आदमी ने लिन जेयू पर नजर डाली और आश्चर्य से चिल्ला उठा, एक जीवित लाल आंखों वाला भेड़िया, और वह भी रक्त क्यूई के पहले रूपांतरण वाला। वर्षों तक पहाड़ों में शिकार करने के कारण वह जंगली जानवरों से गहराई से परिचित था और उसने लिन जेयू के हाथ में मौजूद जीव को तुरंत पहचान लिया। उसके चिल्लाने से दूसरों का ध्यान खींचा और कई लोग लिन जेयू को देखने के लिए मुड़े। लिन जेयू का उग्र और दबंग चेहरा भावहीन रहा और उन्होंने अपनी ठंडी नजरें चारों ओर घुमाई। जीवित भेड़िए को पकड़े हुए और अपने कंधे पर 2 भेड़ियों के शव ले जाते हुए वह शांति से आगे बढ़े। दोस्त, क्या तुम वह लाल आंखों वाला भेड़िया बेचोगे? मैं 40 चांदी के सिक्कों की पेशकश करता हूं। एक बूढ़ा व्यक्ति पास आया और मुस्कुराते हुए पूछा। हे बूढ़े आदमी, तुम्हें लगता है कि तुम एक जीवित लाल आंखों वाला भेड़िया केवल 40 में खरीद सकते हो? मैं 85 चांदी के सिक्के दूंगा और मैं उन 2 भेड़ियों के शवों को भी 8 चांदी के सिक्कों में खरीद लूंगा। एक अन्य हटे कट्टे आदमी ने मुस्कुराते हुए बीच में टोक दिया। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, इस दोस्त से मैं ये तीनों ले लूंगा। जीवित लाल आंखों वाले भेड़िए और दोनों शवों के लिए 130 चांदी के सिक्के, एक शक्तिशाली दिखने वाले व्यक्ति ने आगे बढ़ते हुए घोषणा की। भीड़ छंट गई और एक लंबा, मांसल मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सामने आया, जिससे स्पष्ट रूप से अन्य लोग डरते थे। वुल्फ किंग फोर्ट का पैंगदा। मुझे पता था कि वुल्फ किंग फोर्ट से कोई न कोई जरूर आएगा। वुल्फ किंग फोर्ट की जानवरों को वश में करने की तकनीकों के साथ वे शायद उस जंगली लाल आंखों वाले भेड़िए को एक पालतू जानवर के रूप में प्रशिक्षित करने में सक्षम होंगे। कितने अफसोस की बात है, काश मैंने पहले ही बोली लगा दी होती। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे जबकि लिन जेयू ने शांति से उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा। वह आदमी अपने 40 के दशक में लग रहा था, अधिकांश मार्शल अभ्यासियों की तरह चौड़ा और भारी शरीर वाला था, लेकिन कम से कम 2-3 मीटर की ऊंचाई के साथ असामान्य रूप से लंबा था। उसने अपनी रक्त क्यूई की पहली रूपांतरण आभा को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया और उसके पास एक विशाल काला भेड़िया खड़ा था। कोई और ऊंची बोली लगा रहा है? यदि नहीं, तो मैं इस मित्र को बेच दूंगा, लिन जेयू ने समता के साथ कहा। उन्होंने चारों ओर देखा, एक पल इंतजार किया, लेकिन किसी और ने कीमत नहीं बढ़ाई। उन्होंने उस आदमी की ओर मुड़कर कहा, सौदा मंजूर है। साफ बात, मुझे ये पसंद आया, आदमी ने उत्तर दिया। मैं वुल्फ किंग फोर्ट का पैंगदा हूं। यदि तुम कोई और जीवित भेड़िया प्रकार के जानवर पकड़ते हो तो उन्हें हमें बेचना। हम हमेशा सबसे अच्छी कीमत देंगे। पैंगदा ने मुस्कुराते हुए 13 सोने के सिक्के थमा दिए। ठीक है, लिन जेयू ने रूखा जवाब दिया, फिर भीड़ से निकलकर मनो के अंदर और गहराई में चले गए। देखने वाले उन्हें जाते हुए देखते रहे और आपस में फुसफुसाते रहे। एक नया चेहरा। ऐसा लगता है कि बाफांग शहर को एक और शक्तिशाली योद्धा मिल गया है। पैंगदा ने लिन जेयू की पीठ को देखा और चुपचाप विचार किया। विद्रोही सेना के उदय के बाद से कई शक्तिशाली व्यक्ति अन्य स्थानों से बाफांग शहर में आए थे, लेकिन लिन जेयू की तरह पहले रूपांतरण पर एक लाल आंखों वाले भेड़िए को जीवित पकड़ने वाले कम ही थे। लाल आंखों वाले भेड़िए तेज और मोटी खाल वाले होते थे, यहां तक कि एक चौथे रूपांतरण का विशेषज्ञ भी पूरे प्रहार के साथ केवल मामूली घाव ही दे सकता था। वे झुंड में रहने वाले जानवर भी थे जिन्हें शायद ही कभी अकेला देखा जाता था। वे आमतौर पर 1 दर्जन से अधिक के समूहों में चलते थे। अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट उनका सामना होने पर केवल भाग ही सकते थे। केवल लिन जेयू जैसा व्यक्ति ही, जिसके पास असाधारण हल्की तकनीक और माउंटेन शटरिंग पाम जैसा शक्तिशाली हमला था, आसानी से पूरे झुंड को संभाल सकता था और उनके नेता को जीवित पकड़ सकता था। हिंसक जानवरों का शिकार करना आखिरकार बुरा रास्ता नहीं हो सकता। रक्त क्यूई के पहले रूपांतरण का एक जीवित जानवर 2 ऑर्गनफोजिन रियलम के भेड़ियों के शवों के साथ 100 से अधिक चांदी के सिक्कों में बिका। यह उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। यदि वह हर दिन ऐसा मुनाफा कमा सकते तो ये सोनगई शहर में डाकुओं का शिकार करने से बुरा नहीं होता।
जैसा कि अपेक्षित था, ताकत ही हर चीज की नींव थी। एक बार जब किसी की ताकत बढ़ जाती है तो पैसे कमाने के अनगिनत तरीके होते हैं और कभी गरीब होने की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। यदि कोई कमा नहीं पा रहा था तो इसका कारण केवल यह था कि उसकी ताकत पर्याप्त नहीं थी। लिन जेयू मनो के चारों ओर घूमे। कई जड़ी बूटी विक्रेता विभिन्न जड़ी बूटियां बेच रहे थे, लेकिन वे सभी सामान्य किस्में थीं और उनमें से कोई भी दुर्लभ सामग्री नहीं थी जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। जहर शोधन के लिए टॉक्सिकोलॉजी कोडेक्स में सूचीबद्ध जड़ी बूटियां कीमती वस्तुएं थीं जो आसानी से बिक जाती थीं। उन विक्रेताओं को ऐसे बाजारों में अपना माल बेचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 2 घंटे से अधिक समय तक खोजबीन करने और बाफांग शहर के आसपास के जानवरों की बाजार कीमतों को समझने के बाद लिन जेयू चले गए। एक जीवित जानवर मृत जानवर की तुलना में 5 से 6 गुना अधिक कीमत दिला सकता था। यदि लिन जेयू रक्त क्यूई के चौथे रूपांतरण वाले जानवर को जीवित पकड़ सके तो वह आसानी से 700 या 800 से अधिक चांदी के सिक्कों में बिक सकता था। अगले दिन तपता सूरज आसमान में ऊंचा था, उसकी रोशनी बरस रही थी और आंगन को गर्मी से भर रही थी। ये भीषण गर्मी का समय था और मौसम असहनीय रूप से गर्म था। नंगे बदन लिन जेयू आंगन में प्रशिक्षण ले रहे थे, पसीना बारिश की तरह बह रहा था। अध्याय 159 गोल्डन विंड कोडेक्स 2 हाफ हाफ हाफ। वह भारी सांसें ले रहा था, उसका चेहरा तनाव से मुड़ गया था। थकान के कारण उसकी मांसपेशियां कांप रही थीं। 10 मिनट और बीत गए। जैसे ही उसने अपनी शारीरिक सीमा को पार किया, उसका सार, क्यूई और आत्मा एक हो गए। भीतर से शुद्ध उल्लास की एक लहर उठी, मानो उसकी आत्मा ऊपर उठ गई हो। एक पेड़ की छाया के सहारे झुककर वह सांस लेने के लिए छटपटाने लगा, टकटकी लगाकर दूर आकाश को देखने लगा और उसका मन एक अलौकिक स्पष्टता की स्थिति में बह गया। स्वर्ग परिश्रम का फल देता है। नाम लिन जेयू। ओरिजिन फोर्स 2 कौशल गोल्डन गूज तकनीक 9वां चरण 67%। कछुआ श्वास ग्रैंड विधि 3रा चरण 100%। ओरिजिन फोर्स की 2 इकाइयां एब्सोल्यूट डस्ट ब्लड कोगुलेटिंग पाउडर के प्रभावों का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त हैं। लिन जेयू ने अपनी चेतना के भीतर के डेटा पर नजर डाली और खुद से बुदबुदाया। पिछली बार जब वह काले बाजार में गया था तो उसे एक नया फॉर्मूला मिला था, एब्सोल्यूट डस्ट ब्लड कोगुलेटिंग पाउडर। ये पाउडर रेडफायर ब्लड नॉरिशिंग पाउडर से थोड़ा महंगा था, जिसकी कीमत प्रति सेट सामग्री 75 चांदी के सिक्के थी। उसने एक सेट खरीदा था, ये देखने के लिए कि कोगुलेटिंग पाउडर और ब्लड नॉरिशिंग पाउडर में से कौन सा बेहतर मूल्य प्रदान करता है। वह घर के अंदर से एब्सोल्यूट डस्ट ब्लड कोगुलेटिंग पाउडर बाहर लाया और चमड़े की थैली खोली। हवा में एक गहरी औषधीय खुशबू फैल गई। कोगुलेटिंग पाउडर में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियां शक्तिशाली औषधियां थीं जिनका प्रभाव जबरदस्त था, लेकिन उनके दुष्प्रभाव उतने ही खतरनाक थे। प्रत्येक में उसकी क्षमता का 5वां हिस्सा जहर के रूप में था। यहां तक कि ब्लड क्यूई रियलिम के विशेषज्ञ भी इनका हल्के में उपयोग करने की हिम्मत नहीं करते थे। आजकल ऐसे फॉर्मूलों का उपयोग मुख्य रूप से उन जानवरों को पालने के लिए किया जाता था जिनकी जीवन शक्ति प्रबल और जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती थी। इस युग की शोधन तकनीक कच्ची थी। अधिकांश फॉर्मूले विषाक्त पदार्थों को बेअसर करने और दुष्प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न जड़ी बूटियों के गुणों को संतुलित करने पर निर्भर थे। हालांकि कई शक्तिशाली जड़ी बूटियों में ऐसे टॉक्सिन होते थे जिन्हें हटाया नहीं जा सकता था, चाहे उन्हें कैसे भी मिलाया जाए। ऐसे फॉर्मूलों के औषधीय प्रभाव आश्चर्यजनक थे, लेकिन उनके दुष्प्रभाव उतने ही भयानक थे। साधारण दवाओं में 3 भाग जहर होता था, लेकिन इनमें 5 या 7 भाग जहर होता था, इसलिए इन्हें त्याग दिया गया था। एब्सोल्यूट डस्ट ब्लड कोगुलेटिंग पाउडर ऐसा ही एक फॉर्मूला था। यह मूल रूप से योद्धाओं के लिए था, लेकिन अब इसे जानवरों के पालन पोषण तक सीमित कर दिया गया था। लिन जेयू ने पाउडर को लकड़ी के बेसिन में डाला और अपने बाएं हाथ से हिलाया। 9वें चरण में गोल्डन गूज तकनीक को बढ़ाने के लिए ओरिजिन फोर्स की 2 इकाइयों का उपयोग करें। उसी क्षण उसकी कोशिकाओं की गहराई से रहस्यमय ऊर्जा की एक लहर उठी, जो उसके हाथ के माध्यम से कोगुलेटिंग पाउडर की औषधीय शक्ति को उत्तेजित करने के लिए प्रवाहित हुई। यह उसकी कमर और पैरों की मांसपेशियों, टेंडन और हड्डियों में समा गई। उस रहस्यमय ऊर्जा के प्रभाव में उन क्षेत्रों के ऊतक और हड्डियां तेजी से मजबूत हो गईं और अधिक लचीली और अधिक रक्त क्यूई विस्फोट सहने में सक्षम हो गई। इस बीच अपने चेतना स्थान के भीतर उसने अपनी अथक साधना जारी रखी। पहले की तुलना में अब उसका प्रशिक्षण बहुत अधिक सुचारू रूप से चल रहा था।
हालांकि जटिल पैंतरेबाजी के दौरान रक्त क्यूई विस्फोट तकनीकों पर उसकी पकड़ अभी भी अक्सर विफल हो रही थी। फिर भी अब इसके कारण उसका अभ्यास नहीं रुक रहा था। जब भी अनियंत्रित रक्त क्यूई शक्ति उसकी मांसपेशियों या टेंडन को चीरती, वे तुरंत ठीक हो जाते। बिना रुके उसने अपना अगला प्रयास जारी रखा। वह बार बार विफल हुआ, लेकिन सफलता मिलने तक कोशिश करता रहा। कुछ सांसों के बाद लिन जेयू ने अपनी आंखें खोली। उसने धीरे से अपनी मुठ्ठियां भींची। उसकी स्थिति पूरी तरह से ठीक हो गई थी और अपनी सीमाओं को पार करते समय उसने जो रक्त क्यूई खर्च की थी, वह अपने चरम पर वापस आ गई थी। एब्सोल्यूट डस्ट ब्लड कोगुलेटिंग पाउडर का एक सेट औषधीय शक्ति में ब्लड नॉरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन के कम से कम 12 सेटों के बराबर है। इसका मूल्य प्रदर्शन रेड फायर ब्लड नॉरिशिंग पाउडर से भी अधिक है। इसके अलावा बेसिन में औषधीय क्षमता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, अभी भी काफी मात्रा बची होनी चाहिए, लिन जेयू ने खुद से कहा। बेसिन में अभी भी हल्की औषधीय सुगंध बनी हुई थी, हालांकि यह अपनी मूल शक्ति के लगभग 30% तक कम हो गई थी। मैं बाकी को अभी के लिए सहेज कर रखूंगा। अगली बार मैं इसे रेड फायर ब्लड नॉरिशिंग पाउडर के साथ मिलाऊंगा। ये देखकर कि बाद में मेरी रक्त क्यूई कितनी बहाल होती है, मैं मोटे तौर पर एब्सोल्यूट डस्ट ब्लड कोगुलेटिंग पाउडर की क्षमता का निर्धारण कर सकता हूँ। चाहे जो भी हो, यह निश्चित रूप से रेड फायर ब्लड नॉरिशिंग पाउडर की तुलना में अधिक किफायती है, लिन जेयू ने लकड़ी के बेसिन को सुरक्षित रखने के लिए अंदर ले जाने से पहले सोचा। स्वर्ग परिश्रम का फल देता है। नाम लिन जेयू। ओरिजिन फोर्स 0। कौशल गोल्डन गूज तकनीक 9वां चरण 75%। कछुआ श्वास ग्रैंड विधि 3रा चरण 100%। बस होने ही वाला है। ओरिजिन फोर्स की केवल 7 और इकाइयां, और मैं गोल्डन गूज तकनीक के 9वें चरण को पूर्णता तक पहुंचाने में सक्षम हो जाऊंगा, लिन जेयू ने अपनी चेतना में डेटा की जांच करते हुए खुद से कहा। गोल्डन गूज तकनीक के 9वें चरण के 75% तक पहुंचने के साथ अपने शरीर और रक्त क्यूई पर उसका नियंत्रण उसी स्तर के अन्य मार्शल आर्टिस्टों की तुलना में कहीं अधिक हो गया था। इस मामले में यहां तक कि फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के योद्धा भी उसकी महारत की बराबरी नहीं कर सकते थे। टप अपने पंजों के हल्के प्रहार के साथ लिन जेयू आंगन में तेजी से दौड़ा। इस बार उसकी चलने की तकनीक और भी फुर्तीली हो गई थी। रक्त क्यूई विस्फोट तकनीकों का उपयोग करते समय भी वह उसी चरण के अन्य साधकों की तुलना में कहीं अधिक अनुग्रह और तरलता के साथ आगे बढ़ा, जिन्होंने पैरों की तकनीकों का प्रशिक्षण नहीं लिया था। कुछ देर प्रशिक्षण लेने और अपनी बढ़ी हुई ताकत के अनुरूप ढलने के बाद लिन जेयू ने अपने कपड़े बदले और बाहर निकल गया। इन दिनों वह शिकार करने के लिए हर 2 दिन में एक बार शहर से बाहर जाता था। शहर में रहने के दौरान वह अपनी सुबह टॉक्सिकोलॉजी कोडेक्स पढ़ने में बिताता था। दोपहर में वह बाफांग शहर के चाय घरों में घूमता था, आराम करता, स्थानीय संस्कृति को देखता और चुपचाप अपने शिक्षक लियांग सोन के किसी भी निशान की तलाश करता। 3 दिन बाद रात ढली और जिंगलुआन जिले में लालटेनें जल उठी, जिससे जीवंत सड़कों के हर कोने में रोशनी फैल गई। सड़कें लोगों से खचाखच भरी हुई थीं और मुख्य सड़क पर गाड़ियां लगातार चल रही थीं। रात होने के साथ ही शहर और भी जीवंत हो उठा। यून्हे रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर जूकिनी खिड़की के पास बैठा था और अपने होठों पर हल्की मुस्कान लिए बाहर का नजारा देख रहा था। उसके साथ रेन किंगफेंग, चेन सेहोंग, रेन किंगिंग और जू युक्सियांग थे। समूह के बीच घनिष्ठ मित्रता थी और वे अक्सर इस तरह इकट्ठा होते थे। युक्सियांग, तुम्हारा प्रिय भाई लिन आ रहा है, बेहतर होगा कि पहले सोच लो कि तुम क्या कहोगी। चेन सेहोंग ने खिड़की से अपनी नजरें हटाते हुए और जू युक्सियांग की ओर एक शरारती मुस्कान के साथ देखते हुए कहा। जू युक्सियांग ने उसे घूर कर देखा। लालटेन की गर्म रोशनी में उसके गाल थोड़े गुलाबी हो गए, जिससे वह आकर्षक और शर्मीली दोनों लग रही थी। रेन किंगिंग ने झुककर जू युक्सियांग के कान में कुछ फुसफुसाया, जिसके जवाब में उसने मजाक में अपनी आंखें घुमा ली। उफ, बहन किंगिंग, आप भी मुझे चिढ़ा रही हैं, जू युक्सियांग ने धीमी, घबराई हुई आवाज में कहा। हालांकि उसकी आंखें खिड़की पर टिकी थीं, लेकिन उसकी नजर का कोना सीढ़ियों की ओर टिका था। कुछ ही देर में नीले रंग की ट्रेनिंग ड्रेस में एक सुंदर युवक सीढ़ियों के ऊपर दिखाई दिया। उसका चेहरा शांत और स्थिर था। भाई लिन, बहुत समय बाद मिले। मास्टर लिन, काफी समय हो गया। जू किनी और अन्य लोग लिन जेयू का स्वागत करने के लिए मुस्कुराहट के साथ उठे। लिन जेयू को बाफांग शहर आए लगभग 10 दिन हो गए थे और आज रात जू किनी और अन्य लोगों के साथ उसकी पहली मुलाकात थी। भाई जू, भाई रेन, भाई चेन और दोनों
युवतियां, काफी समय हो गया, आप सभी और भी सुंदर और रूपवान हो गए हैं, लिन जेयू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जू किनी के निमंत्रण पर वह खिड़की के पास बैठ गया। वहां से बाहर का रात का नजारा काफी सुहावना था। वह और यह समूह अच्छे दोस्त बन गए थे। हालांकि वे कई महीनों से नहीं मिले थे, लेकिन उनके बीच का माहौल गर्मजोशी और अपनेपन से भरा रहा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि जू युक्सियांग उसे सीधे ताक रही है। जवाब में उसने उसे हल्का सा सिर हिलाया और हल्की मुस्कान दी। जू युक्सियांग और रेन किंगिन दोनों ही अच्छी महिलाएं थीं। यदि वह एक साधारण आदमी होता तो किसी भी एक से शादी करना और शांतिपूर्ण जीवन जीना एक अच्छा विकल्प होता। दुर्भाग्य से लिन जेयू की महत्वाकांक्षाएं वहां नहीं थीं। दूसरा जीवन मिलने और गोल्डन फिंगर प्राप्त करने के बाद लिन जेयू मार्शल साधना के शिखर पर चढ़ना चाहता था, ताकि दुनिया के उच्च लोकों का साक्षी बन सके। शराब के कुछ प्यालों के बाद मेज पर माहौल काफी सहज हो गया। भाई लिन, भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? जू किनी ने उसकी ओर मुड़ते हुए पूछा। बाकी लोगों ने भी उसकी ओर देखा, ये जानने के लिए उत्सुक कि लिन जेयू का क्या इरादा है। लिन जेयू ने उसे उलझन भरी नजर से देखा। उसे समझ नहीं आया कि उस सवाल का क्या मतलब था। ओह, मुझे देखो, मैं तुम्हें बताना भूल गया। तुम कुछ समय से बाफांग शहर में हो। मुझे लगता है कि तुमने यहाँ की प्रमुख शक्तियों के बारे में थोड़ा सुना होगा। बाफांग शहर में कुल 4 सबसे मजबूत शक्तियां हैं, एक गैंग, 2 सेक्ट और एक प्रतिष्ठित परिवार। गैंग का मतलब जायंट स्पिरिट गैंग है, 2 सेक्ट, गोल्डन विंग सेक्ट और एबिस सेक्ट है, और परिवार युआन कबीला है, जो बाफांग शहर के सिटी गार्ड की कमान संभालता है। फेहो गैंग हाल ही में यहाँ आया है। बाफांग शहर में जीवित रहने और बढ़ने के लिए उन्हें इनमें से किसी एक प्रमुख शक्ति के साथ जुड़ना होगा। हमने गोल्डन विंग सेक्ट का साथ चुना। मैं रेन किनफेंग और चेन सिहोन के साथ पहले ही आंतरिक शिष्यों के रूप में शामिल हो चुके हैं। क्या आप गोल्डन विंग सेक्ट में शामिल होने के इच्छुक होंगे, भाई लिन? जू परिवार आपकी सिफारिश कर सकता है और आपके मार्शल प्रशिक्षण के सभी खर्चों को भी उठा सकता है, जू किनी ने चमकती आंखों से लिन जेयू की ओर देखते हुए कहा। भाई लिन, आपकी योग्यता के साथ, यदि आप एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट सीख सकें और एक सच्चे गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें, तो आप एक दिन फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन रियलिम विशेषज्ञ भी बन सकते हैं। गोल्डन विंग सेक्ट बाफांग शहर के सबसे मजबूत गुटों में से एक है, जिसकी रक्षा एक फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन रियलिम विशेषज्ञ करता है। आपकी प्राकृतिक प्रतिभा और समझ के साथ, आप उनके किसी बड़े का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और आपको एक व्यक्तिगत शिष्य के रूप में लिया जा सकता है, रेन किनफेंग ने मुस्कान के साथ कहा। गोल्डन विंग सेक्ट की प्राथमिक साधना तकनीक क्या है? क्या इसे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है? लिन जेयू ने एक संक्षिप्त विराम के बाद पूछा। उसे इस समय सबसे अधिक जिस चीज की आवश्यकता थी, वह थी एक ऐसी मार्शल तकनीक जो उसे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तक साधना करने में मदद कर सके। यदि गोल्डन विंग सेक्ट के पास ऐसी विधि होती, तो उसे उनमें शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं होती। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन। लिन जेयू की बात सुनकर हर किसी का चेहरा आश्चर्य से भर गया, जिससे वह उनकी प्रतिक्रिया से थोड़ा भ्रमित हो गया। भाई लिन, आप मार्शल साधना के बारे में बहुत सरलता से सोच रहे हैं। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचने वाले योद्धा 10,000 में एक होते हैं। हर कोई एक अद्भुत विलक्षण प्रतिभा होता है। ये सच है कि जितनी बार किसी का रक्त क्यों ही गुणात्मक परिवर्तन से गुजरता है, उतना ही बेहतर होता है, लेकिन ये केवल जीनियस पर लागू होता है। रक्त क्यों ही जितनी बार रूपांतरित होती है, वह उतनी ही मजबूत और नियंत्रित करने में कठिन होती जाती है, जिससे मैरो रिफाइनिंग रियलिम तक पहुंचना कहीं अधिक कठिन हो जाता है। साधारण लोगों के लिए छठे रूपांतरण या उससे भी बदतर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचना जरूरी नहीं कि अच्छा हो। यह अक्सर मैरो रिफाइनिंग रियलिम की सफलता को बेहद धीमा या असंभव भी बना देता है। यदि कोई 40 वर्ष की आयु से पहले मैरो रिफाइनिंग रियलिम तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसका मार्शल पथ प्रभावी रूप से वहीं समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि अधिकांश योद्धा रक्त क्यूई के चौथे या 5वें रूपांतरण पर ही आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, चेन सिहोंग ने धैर्यपूर्वक समझाया। वह जानता था कि लिन जेयू ने 1 साल से भी कम समय तक प्रशिक्षण लिया है और उनमें मार्शल साधना के बारे में सामान्य ज्ञान की कमी है, इसलिए उन्होंने विस्तार से बताया। सही बात है, जो कोई भी छठे रूपांतरण तक पहुंच सकता है और फिर भी मैरो रिफाइनिंग रियलिम में प्रवेश कर सकता है, उसे सच्चा मार्शल जीनियस माना जाता है। गोल्डन विंग सेक्ट की मुख्य साधना तकनीक गोल्डन विंग कोडेक्स
है जिसे केवल रक्त क्यूई के छठे रूपांतरण तक ही प्रशिक्षित किया जा सकता है। सेक्ट के अधिकांश शिष्य चौथे रूपांतरण पर सफल होने का प्रयास करते हैं, जबकि अधिक प्रतिभाशाली शिष्य ऐसा करने से पहले पांचवें तक जोर लगाते हैं। जो लोग छठे रूपांतरण तक प्रशिक्षण लेना चुनते हैं, वे सभी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और खुद पर पूरी तरह भरोसा रखने वाले होते हैं। जू किनी ने लिन जेयू की ओर मुड़कर कहा, अपनी प्राकृतिक प्रतिभा और समझ के साथ आप मैरो रिफाइनिंग रियलम के प्रयास से पहले रक्त क्यूई के छठे रूपांतरण तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। अध्याय 160 बुद्धिमान 1। मेरा गोल्डन विंग सेक्ट में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। लिन जेयू ने अपना सिर हिलाया और जू किनी तथा अन्य लोगों की आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। यदि लिन जेयू गोल्डन विंग सेक्ट में शामिल हो जाते तो उनकी प्राकृतिक प्रतिभा उन्हें फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का विशेषज्ञ बनने का एक बड़ा अवसर देती। तब तक फेहो गैन को बाफांग शहर में एक शक्तिशाली सहारा मिल गया होता। दुर्भाग्य से लिन जेयू की गोल्डन विंग सेक्ट में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं थी। मैं समझ सकता हूं कि भाई लिन गोल्डन विंग सेक्ट में शामिल क्यों नहीं होना चाहते। अगर मेरे पास भाई लिन जैसी प्राकृतिक प्रतिभा होती तो मैं भी गोल्डन विंग सेक्ट में शामिल नहीं होता। मैं अपने भविष्य के लिए लड़ने के लिए सेंट्रल प्लेन्स जाता। वह शक्तिशालियों का मंच है, प्रतिभाओं का सच्चा स्वर्ग, रेन किनफेंग ने भावुक होकर कहा। हाँ, कोई बात नहीं। अगर तुम शामिल नहीं होना चाहते तो मत हो। भाई लिन जो भी चुने, हम हमेशा भाई रहेंगे। आओ पीते हैं। जू किनी ने ठहाका लगाते हुए अपना कप उठाया। लिन जेयू ने अपना कप उठाया और मुस्कुराते हुए उनके साथ जाम टकराया। जू युक्सियांग खाली नजरों से लिन जेयू को ताकती रही, ख्यालों में खोई हुई। अगर लिन जेयू ने गोल्डन विंग सेक्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया और सेंट्रल प्लेन्स के लिए निकल गए तो क्या वे फिर कभी एक दूसरे को देख पाएंगे। रेन किंगियन ने जू युक्सियांग पर नजर डाली, उसका हाथ थपथपाया और उसके कान के पास फुसफुसाया, अभी अपनी भावनाओं का इजहार क्यों नहीं कर देती। शायद युवा मास्टर लिन भी ऐसा ही महसूस करते हों। जू युक्सियांग ने उस पर अपनी आंखें घुमाई और अपनी दखल देने वाली सहेली को नजरअंदाज करने का फैसला किया। चेन सिहोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर भाई लिन को कभी कोई परेशानी हो तो बस एक शब्द कह देना। हालांकि बाफांग शहर में फेहो गैंग के पास उतनी ताकत नहीं है, लेकिन हमारे भाई यहाँ हैं। कुछ समस्याओं को संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हारे पास खेती के लिए पैसों की कमी हो तो मैं उधार भी दे सकता हूँ। मैं आप सभी की दयालुता की सराहना करता हूँ। अगर मैं वास्तव में किसी मुसीबत में पड़ा तो मैं निश्चित रूप से आपकी मदद लेने आऊंगा, लिन जेयू ने मुस्कान के साथ कहा। खाने पीने के बाद जू युक्सियांग ने फ्लावर स्ट्रीट पर टहलने का सुझाव दिया और लिन जेयू ने मना नहीं किया। फ्लावर स्ट्रीट और विलो एली बाफांग शहर के सबसे समृद्ध इलाके थे। वेश्यालयों, आनंद घरों और जुआ घरों के अलावा वहां फूलों के बाजार, नाश्ते के स्टॉल, सड़क पर प्रदर्शन और नदी परिभ्रमण भी थे। उन प्रतिष्ठानों के उदय ने भीड़ को आकर्षित किया, जिससे अनगिनत विक्रेता वहां खींचे चले आए और धीरे धीरे फ्लावर स्ट्रीट शहर का सबसे हलचल भरा जिला बन गया। दूसरों के साथ टहलते हुए लिन जेयू ने कम ही बात की, चुपचाप दृश्यों की प्रशंसा की और बाफांग शहर के अनूठे जीवंत मानवीय वातावरण को महसूस किया। जीवंत फ्लावर स्ट्रीट के बीच उन्हें एक पुरानी यादों जैसा एहसास हुआ, जैसे कि वह अपने पिछले जीवन में किसी हलचल भरे मेले में आए हों। जू किनी और अन्य लोगों ने कई बार उनके और जू युक्सियांग के लिए बात करने के पल बनाने की कोशिश की, लेकिन लिन जेयू शांत और उदासीन बने रहे। धीरे धीरे जू युक्सियांग ने अपनी उम्मीदें छोड़ दी। समय तेजी से बीता और 5 दिन गुजर गए। जू किनी और अन्य लोगों के गोल्डन विंग सेक्ट में शामिल होने के बाद वे बहुत व्यस्त हो गए थे और 3 दिन पहले हुई उस सभा के बाद से वे दोबारा नहीं दिखे थे। उन्हें ट्रू डिसाइपल के कुछ पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु अपने गोल्डन विंग कोडेक्स में तेजी से सुधार करने की आवश्यकता थी। इस बीच लिन जेयू खाली रहे। फेहो गैंग के पास बाफांग शहर में केवल थोड़ा सा क्षेत्र था और उनके पास पर्याप्त से अधिक जनशक्ति थी, सोनगई शहर के विपरीत जहां विशाल क्षेत्रों में निरंतर गैरिसन की आवश्यकता होती थी। लिन जेयू को लगा कि जब तक वह बाफांग शहर नहीं छोड़ देते, वह संभवतः इसी खाली अवस्था में रहेंगे। वह बिना कुछ किए वेतन नहीं लेना चाहते थे और वैसे भी वह राशि उनके लिए कोई खास मायने नहीं रखती थी। इसलिए 2 दिन पहले लिन जेयू फेहो गैंग में अपने पद से इस्तीफा देने के लिए जू परिवार के पास गए, लेकिन जू यंगहाओ ने अनुरोध खारिज कर दिया। जू यंगहाओ को लिन जेयू को भुगतान की जाने वाली चांदी की छोटी राशि की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी।
उनके लिए लिन जेयू जैसी प्रतिभा का पक्ष लेने के लिए थोड़ी सी चांदी खर्च करना फायदे का सौदा था। हालांकि लिन जेयू अभी सत्ता में नहीं आए थे, लेकिन जब तक उनके द्वारा समर्थित प्रतिभाओं में से एक भी सफल होता, जू परिवार को अत्यधिक लाभ होता। वास्तव में सोनगई शहर के 3 प्रतिष्ठित परिवारों में से एक बनने का जू परिवार का उत्थान एक शक्तिशाली साधक की बदौलत हुआ था, जो कभी उनका ऋणी था। उन्होंने कई प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्टों की सहायता की थी, और वह एकांतवासी विशेषज्ञ जिसे खोजने के लिए जू जिनवू ने कभी लिन जेयू को भेजा था, वह भी ऐसे ही लाभार्थियों में से एक था। दुर्भाग्य से लिन जेयू उस वरिष्ठ को कभी नहीं ढूंढ पाए थे। दोपहर में चिलचिलाती धूप बरस रही थी और नीले पत्थर के फर्श से गर्मी की लहरें उठ रही थी। एक पेड़ की छाया के नीचे खड़े होकर लिन जेयू ने अपना दाहिना हाथ साफ पानी के एक लकड़ी के बेसिन में डुबोए रखा, आंखें कसकर बंद थीं। उनके शरीर के भीतर एक विशाल रहस्यमय ऊर्जा उमड़ी। बेसिन में जड़ी बूटियों से औषधीय सार को अवशोषित किया और उनकी कमर और पैरों की मांसपेशियों, झिल्ली और हड्डियों को तेजी से मजबूत किया, जिससे वे और अधिक लचीले और कठोर बन गए। उनका मन उस रहस्यमय चेतना स्थान के भीतर निरंतर प्रशिक्षण जारी रखे हुए था, जिससे उन्हें अपने रक्त क्यूई पर अधिक से अधिक नियंत्रण प्राप्त हो रहा था। गोल्डन गूज तकनीक के 9वें चरण की प्रगति तेजी से बढ़ रही थी, और उसके साथ ही उनका मार्शल कल्टीवेशन अनुभव और अंतर्दृष्टि भी बढ़ी। कुछ सांसों के बाद लिन जेयू ने अपनी आंखें खोली। स्पष्टता लौटने से पहले उनकी आंखों में एक पल के लिए धुंधलापन छा गया। स्वर्ग परिश्रम का फल देता है। नाम लिन जेयू। ओरिजिन फोर्स 0। कौशल गोल्डन गूज तकनीक 9वां चरण 83%। कछुआ श्वास ग्रैंड विधि 3रा चरण 100%। लिन जेयू ने अपनी चेतना के भीतर के डेटा पर नजर डाली। गोल्डन गूज तकनीक अपने 9वें चरण में 83% तक पहुंच गई थी। मेरी रक्त क्यूई की शक्ति अपने चरम पर पहुंचने से बस एक अंश दूर है। एब्सोल्यूट डस्ट ब्लड कोगुलेटिंग पाउडर के एक सेट में लगभग उतनी ही औषधीय क्षमता होती है जितनी कि ब्लड नॉरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन के 12 सेटों में। पिछली बार एब्सोल्यूट डस्ट ब्लड कोगुलेटिंग पाउडर की शेष औषधीय शक्ति को रेडफायर ब्लड नॉरिशिंग पाउडर के एक सेट के साथ जोड़कर और इसे ओरिजिन फोर्स की 2 इकाइयों के साथ बढ़ाकर उनका रक्त क्यूई लगभग अपने चरम पर वापस आ गया था। जब उन्होंने केवल रेडफायर ब्लड नॉरिशिंग पाउडर के एक सेट का उपयोग किया, तो इसने उनके रक्त क्यूई का लगभग 10% बहाल कर दिया। इसका मतलब था कि एब्सोल्यूट डस्ट ब्लड कोगुलेटिंग पाउडर की बची हुई क्षमता उनके रक्त क्यूई के 90% को बहाल करने के लिए पर्याप्त थी, जो मोटे तौर पर ब्लड नॉरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन के 2 सेटों के प्रभाव के बराबर थी। पहले की तुलना में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ओरिजिन फोर्स का उपयोग करने में अब केवल आधा खर्च आता है। भविष्य में मुझे एब्सोल्यूट डस्ट ब्लड कोगुलेटिंग पाउडर जैसे और भी फॉर्मूलों की तलाश करनी चाहिए। केवल वही फॉर्मूले उच्चतम मूल्य प्रदान करते हैं जिनके गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं, जिनका उपयोग अन्य मार्शल आर्टिस्ट नहीं कर सकते। एक निश्चित विचार उनके मन में बना रहा, लेकिन न तो उन्होंने इसे आजमाने की हिम्मत की और न ही उन्हें मौका मिला। यह उस जीवित लाश के बारे में था जिसे उन्होंने दाबा पर्वत में देखा था, वह गुप्त कक्ष जहां एक रहस्यमय गठन उस प्राणी को पालने के लिए यिन बल इकट्ठा कर रहा था। लिन जेयू को संदेह था कि उस गठन द्वारा एकत्रित यिन बल का उपयोग ओरिजिन फोर्स के भीतर रहस्यमय ऊर्जा द्वारा एक संभावित ऊर्जा स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है। हालांकि इस तरह के गठनों के माध्यम से एकत्रित यिन बल अत्यधिक विसरित और कम सांद्रता का था, हालांकि इसका फायदा यह था कि यह निरंतर और अटूट था। यदि वह इसे आजमाना चाहते थे, तो उन्हें यिन बल को सिनिस्टर यिन एनर्जी के केंद्रित रूप में बदलने का तरीका खोजना होगा। समय बीतता गया। पलक झपकते ही 10 दिन से अधिक बीत गए। लिन जेयू को अब बाफांग शहर में आए लगभग 1 महीना हो गया था। पूरे महीने के दौरान उन्होंने अपने दिन साधना करने, अपने गुरु लियांग सोन की तलाश करने और हिंसक जानवरों का शिकार करने में बिताए। जीवन संतुष्टिदायक लग रहा था। तियानक्सियांग पवेलियन के अंदर लिन जेयू को खिड़की के पास एक सीट मिली, जहां वे इत्मीनान से चाय की चुस्की ले रहे थे और कहानीकार को सुन रहे थे। तियानक्सियांग पवेलियन बाफांग शहर का एक प्रसिद्ध चाय घर था। ये सबसे लोकप्रिय नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से सबसे पुराना था। इस चाय घर में कहानीकार वह कहानियां नहीं सुना रहा था जो उन्होंने खुद सोनगई शहर में लिखी थी, बल्कि द जर्नी फॉर इमोर्टैलिटी नामक एक कहानी सुना रहा था। ये एक पुरानी कहानी थी जो दूर दूर तक फैली हुई थी। ये एक दरबारी अधिकारी की कहानी थी जो अपने पद से बर्खास्त होने और निराशा में डूबने के बाद
अमरों की कहानियां सुनता है और ताओ की खोज और अमरता की तलाश में यात्रा पर निकल पड़ता है। हालांकि यह एक पुरानी कहानी थी, लेकिन लिन जेयू इसे पहली बार सुन रहे थे और उन्होंने इसे बड़े चाव से सुना। क्या आपने सुना है, सोनगई शहर का भी पतन हो गया है? इतनी जल्दी? बिल्कुल, विद्रोही सेना इस बार पूरी ताकत के साथ आई है। क्या आपको लगता है कि बाफांग शहर भी टिक नहीं पाएगा? किसी ने चिंता जताते हुए पूछा। असंभव, बाफांग शहर एक प्रमुख चौराहे पर स्थित है। अगर इसका भी पतन हो गया तो दक्षिणी बर्बर क्षेत्र के अधिकांश शहर नहीं बच पाएंगे। अन्य संरक्षकों की चर्चा सुनकर लिन जेयू अपनी आह नहीं रोक सके। तो सोनगई शहर को बचाया नहीं जा सका, उसका भी विद्रोही सेना के सामने पतन हो गया है। वह सोच रहे थे कि उनके वरिष्ठ भाई कैसे होंगे। अपनी ब्लड क्यूई रियलम ताकत के साथ उन्हें सुरक्षित होना चाहिए। कुछ देर तक कहानी सुनने के बाद लिन जेयू ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उन्हें अपने गुरु लियांग सोन का कोई निशान नहीं मिला। बची हुई शराब खत्म करके वे खड़े हुए और अगले चाय घर की ओर चल दिए। लिन जेयू ने 3 महीने तक बाफांग शहर में रहने, अपने मार्शल विश्वास को निखारने के लिए जानवरों का शिकार करने और अपने गुरु लियांग सोन की तलाश करते हुए पैसे कमाने की योजना बनाई थी। यदि वह उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो कोई बात नहीं, उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया होगा। वह बाफांग शहर में अनिश्चित काल तक नहीं रुक सकते थे, क्योंकि बाफांग शहर में ऐसी कोई साधना तकनीक नहीं थी जिसकी उन्हें वास्तव में इच्छा हो। लिन जेयू की महत्वाकांक्षा विशाल थी, उनका लक्ष्य मैरो रिफाइनिंग रियलम की ओर बढ़ने से पहले ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचना था। लेकिन बाफांग शहर में शक्तिशाली तकनीकें दुर्लभ थीं, उन तकनीकों की तो बात ही छोड़ दे जो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तक साधना करने में सक्षम हो। बाफांग शहर में ऐसी तकनीक ढूंढना जो उस स्तर तक ले जा सके, लगभग असंभव था। आज हम इस उपन्यास को यहीं समाप्त करते हैं। यह उपन्यास अगले भाग में जारी रहेगा।